नमस्कार दोस्तों। वीकली करंट अफेयर्स की जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें हम आज बात करेंगे 1 से 7 अगस्त की। और जैसे हर वीडियो में करंट अफेयर्स के मैं ये बात बोलता हूँ कि यहाँ केवल आप करंट अफेयर्स ही नहीं पढ़ते हो, बल्कि ऑलमोस्ट आप जो अगर कहा जाए किस तरह से एग्जाम की अप्रोच पे क्वेश्चंस को पढ़ना है, स्टैटिक क्वेश्चंस कैसे आते हैं, सब्जेक्ट के साथ करंट अफेयर्स कैसे कनेक्ट होता है, इन सब बातों के ऊपर भी डिस्कशन करते हो। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसके पहले वाले करंट अफेयर्स की वीडियो जरूर देखिए। और ये वीडियो भी आपको कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन की वेटेज जो है देगा। आप अभी समझ जाएंगे कि इसमें कुछ खास क्वेश्चंस ऐसे हैं जो सब्जेक्ट से कनेक्ट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, नया कोई स्टूडेंट है तो मैं ये बता दूं कि ये वीडियो एक हफ्ते पीछे चलते हैं एग्जैक्टली। इस वीक का जैसे 8 तारीख से 15 तारीख का करंट अफेयर जो है वो आपको नेक्स्ट वीक मिलेगा। इस तरह से इसका एक सीरीज जो है वो चल रहा है। चलिए शुरू करते हैं। अब पहला क्वेश्चन, आपको लगेगा कि करंट अफेयर्स का क्वेश्चन नहीं है, पर ये अभी बहुत ज्यादा न्यूज में है और आ सकता है। अब ये क्यों है समझिए। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का एक प्रसिद्ध पर्वतारोही नहीं है? है ना, मधुसूदन पाटीदार, मेघा परमार, भावना डेहरिया, रतनलाल वर्मा। आंसर इसका है रतनलाल वर्मा। मतलब रतनलाल वर्मा जो है अगर कहा जाए मध्य प्रदेश के एक पर्वतारोही नहीं है। अब प्रश्न है कि ये प्रश्न लिया क्यों। हो सकता है कि मुझे उम्मीद है कि आपको मेघा परमार और भावना डेहरिया का नाम पता होगा, लेकिन मधुसूदन पाटीदार का नाम शायद आप में से बहुत कम को पता होगा। अब ये है क्यों, उसके लिए पहले हम नीचे जाएं। तो नीचे जाएं तो हम देख रहे हैं कि लिखा हुआ है प्रदेश की 26 खेल हस्तियों में पुरस्कृत 11 विक्रम, 11 एकलव्य और 3 विश्वामित्र। जबकि विक्रम अवार्ड जो है वो 12 होना चाहिए, पर दिए 11 ही हैं। क्यों दिए हैं वो समझ लें। गलत क्यों लिया है रतनलाल वर्मा वो भी समझ लें। तो आपको यहाँ पर अगर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ ये बकायदा लिखा है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रतनलाल वर्मा, जिम्नास्टिक, उज्जैन। तो उनका संबंध जिम्नास्टिक से है और उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। प्रश्न हमने ये क्यों लिया है उसके पीछे हमको थोड़ा सा नीचे जाना पड़ेगा। उस स्क्रीन पर लिखा हुआ है 5 बजे भावना को विक्रम अवार्ड मिलना था, 3 बजे कोर्ट, 27 में से 26 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। एक्चुअल इस बार का जो मतलब विक्रम अवार्ड है उसमें साहसिक खेल को लेकर एक विवाद हो गया और वो मुद्दा जो है अगर कहा जाए कोर्ट में पहुंच गया। तो 12 विक्रम अवार्ड जो दिए जाना था उसी की जगह 11 ही विक्रम अवार्ड जो है वो दिए गए। नीचे अगर आप देख रहे हो तो यहाँ लिखा हुआ है कि विभाग ने 12 को विक्रम अवार्ड के लिए चुना था। 12 ही होते हैं, 12 से ज्यादा को दिया भी नहीं जा सकता, वो भी मैं भी आपको बता रहा हूँ क्यों। इसमें एक अवार्ड पर्वतारोहण के लिए भावना डेहरिया को भी दिया जाना था, जिसे कोर्ट में स्टे के बाद होल्ड कर दिया गया। नीचे आप देखिए, मधुसूदन और मेघा ने भी किए थे आवेदन अवार्ड के लिए, है ना। मधुसूदन ने 2017 में एवरेस्ट पर फतेह किया था, जबकि मेघा ने भावना के साथ 2019 में। तीनों ने अवार्ड के लिए आवेदन किया था, इसमें से भावना को अवार्ड के लिए चुना गया। ठीक है। खेल विभाग ने 2021 से प्रदेश में पर्वतारोही को भी विक्रम अवार्ड दिए जाने की शुरुआत की थी। इससे पहले भगवान सिंह कुशवाहा और रत्नेश पांडे पर्वतारोहण का विक्रम अवार्ड पा चुके हैं। मतलब टोटल अभी हमारे पास कितने पर्वतारोही हो चुके हैं जो अभी न्यूज में है? मध्य प्रदेश के 6। एक है भगवान सिंह कुशवाहा, ये नाम हमको याद रखना है। अब ये क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। एग्जाम वाला पूछता है कि इनमें से किस पर्वतारोही को विक्रम अवार्ड, आपका दिमाग खराब हो गया। हमने कहा यार हम तो इस बार के पूरे विक्रम अवार्ड याद करेंगे, उसमें तो कहीं जगह भगवान सिंह कुशवाहा का नाम ही नहीं, उसमें तो कहीं रत्नेश जो है वो पांडे का नाम ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो न्यूज में अभी है नहीं। लेकिन अब जो है वो अगर कहा जाए विवादों के कारण चीजें न्यूज में आ गई तो ये है। क्योंकि आप कहीं भी, ये तो दैनिक भास्कर का आर्टिकल है, आप इस आर्टिकल को पढ़िए। लिखा है मध्य प्रदेश में जो 4 पर्वतारोही विक्रम अवार्ड साहसिक खेलों में 2022 के लिए आवेदन करने से वंचित रह गए थे, उनमें मधुसूदन पाटीदार, आशीष गुप्ता, मेघा परमार, भावना डेहरिया। इनमें से मात्र एक को ही 2023 में पुरस्कार दिया जाना था, लेकिन 2017 की वरिष्ठ उपलब्धियों को नजरअंदाज किया गया और कोर्ट ने स्टे दे दिया। यहाँ पर लिखा मध्य प्रदेश में अब तक कुल 6 माउंटेन एवरेस्ट जो अगर कहा जाए विजेता है, इनमें से 2 को पूर्व में विक्रम अवार्ड मिल चुका है। ये भी आपको याद रखना, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। अब ये प्रश्न है क्या, इसका मतलब समस्या क्या है ये समझते हैं। तो इसके लिए हमको जाना पड़ेगा 2021 में मध्य प्रदेश सरकार ने खेल पुरस्कार नियम बनाए। इसके पहले भी बनाए, इनमें संशोधन करते रहते हैं। वर्तमान में 2025 में 2021 के ही खेल पुरस्कार नियम जो है वो लागू।
इन खेल पुरस्कार नियमों में पहली बार आपको साहसिक खेलों को भी यहाँ एंट्री दी गई, दिख रहा होगा। साहसिक खेल का मतलब है जल, जल में भी नदी वाली बात नहीं कर रहा वो, समुद्र, इसलिए उसने समुद्र में लिख दिया। जैसे सपोज कोई इंग्लिश चैनल पार करके चला जाए, ठीक है, यहाँ पर तो हम जो अगर कहा जाए कहेंगे कि हाँ यार इसमें साहसिक खेल जो है वो समुद्र वाला, तो उसको ये अवार्ड से हम सम्मानित करेंगे। तो ये वाले साहसिक खेलों की बात हो रही है ना, जमीन वायु में आधारित गतिविधियों से, जिसमें माउंट एवरेस्ट, इंग्लिश चैनल, व्यक्तिगत श्रेणी में इस स्तर पर की जाने वाली गतिविधियां, इसको इनने साहसिक खेल में डाला। अब हम नीचे चले जाए, पूरा हमारे काम करें विक्रम अवार्ड। अब विक्रम अवार्ड में हमको ये पहली चीज यहाँ पर जो लिखी है वो समझे, लिखा ना आवेदक द्वारा व्यक्तिगत या किसी भी उसमें राष्ट्रीय चैंपियन विगत 5 वर्ष, यानी यहाँ पर केवल 5 वर्ष के रिकॉर्ड देखा जाए। उन 5 वर्ष के पहले वाला अगर कोई है, और अगर जैसे मान के चले, ऐसे समझ लो कि किसी ने 2018 में, 2019 में कोई साहसिक खेल, 2018 का कोई साहसिक खेल में कुछ अच्छा किया, लेकिन 5 वर्ष से ज्यादा समय हो गया, तो वो तो ऐसे भी आउट हो गया। ठीक है, वो तो ऐसे भी आउट हो गया यहाँ पर। तीसरा, इस बार के लिए मैक्स टू मैक्स हम कितने विक्रम अवार्ड देख सकते हैं, तो लिखा है प्रतिवर्ष अधिकतम 12 विक्रम अवार्ड पुरस्कार वरीयता के आधार पर दिए जाएंगे। इस बार क्यों आ सकता है 12? प्रश्न, क्योंकि इस बार 11 ही दिए गए। एक अवार्ड जो है उलझ गया, कोर्ट का स्टे है उसके ऊपर, तो आपसे पूछेगा कि विक्रम, अब पता चले किसी बच्चे ने नॉर्मली पढ़ के चला गया, उनने कहा विक्रम अवार्ड से 11 खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया, उठा के 11 ही मारे आया, कि जो है वो खेल पुरस्कार नियम के तहत कितने विक्रम अवार्ड दिए जाते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 6 पुरस्कार व्यक्तिगत खेल में, 3 दलीय खेलों में, मतलब समूह में जैसे खेल रहे हैं, एक जो अगर कहा जाए दिव्यांग श्रेणी के अंदर, एक अन्य खेल में, और एक साहसिक खेल में। इस प्रकार कुल 12 विक्रम अवार्ड किसी भी साल जो हो दिए जाते हैं। सेम इसी तरह से जो है वो एकलव्य अवार्ड का है। प्रतिवर्ष अधिकतम 15 लोगों को एकलव्य अवार्ड जो है दिया जा सकता है। इस बार उनको उतने खिलाड़ी मिले नहीं, तो इसीलिए उन्होंने एकलव्य अवार्ड 15 लोगों को नहीं दिया। मतलब हम सोचे कि भाई 15 को दिया जाता तो क्यों, उनको 11 ही खिलाड़ी उसके मतलब उसमें मिले, तो उन्होंने 11 ही खिलाड़ियों को दिया। पर उसकी जो मैक्स टू मैक्स है कि 15 लोगों को जो है वो आप दे सकते हो विक्रम, सॉरी, जगह कहा जाए एकलव्य अवार्ड। इसके अलावा विश्वामित्र अवार्ड हमारे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। लाइफ टाइम अचीवमेंट, लाइफ टाइम अचीवमेंट का यह मतलब ये नहीं पूरी जिंदगी निकल गई, लाइफ टाइम का मतलब लास्ट 15 ईयर, खेल की हस्ती जिसने पिछले 15 वर्षों, उस 15 वर्ष में अपन लाइफ टाइम की जो है वो बात यहाँ पर जो है वो कर रहे हैं। इसके अलावा स्वर्गीय प्रभाष जोशी खेल पुरस्कार, ये भी हमको मालूम है, ये मलखंब के लिए दिया जाता है। हालांकि श्री प्रभाष जोशी जो थे वो एक जाने माने पत्रकार थे, और वो क्रिकेट के ऊपर ही लिखा करते थे। जनसत्ता जैसा समाचार पत्र, जो किसी समय सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले स्टूडेंटों के लिए एक, जैसे कहते हैं ना कि रामबाण पढ़ाई का अस्त्र था, उस समाचार पत्र को शुरू करने में भी जो अगर कहा जाए बड़ा योगदान प्रभात जोशी जी का रहा। तो ये उनसे लिंक नहीं है। इस तरह से चीजें दो तरह के एग्जाम्स में आती, एक, जनरली हम इन रूल बुक्स को कभी पढ़ते नहीं, है ना, हम क्यों पढ़े, इतना एग्जाम वाला नहीं पूछता, लेकिन अगर कोई विवाद हो जाता है तो हमको रूल बुक भी पढ़ना पड़ती, क्योंकि कोर्ट तो इन्हीं रूल बुक के हिसाब से जो अगर कहा जाए डिसीजन देगा बाद में। तो ये पहला क्वेश्चन आपको ऑलमोस्ट समझ पड़ गया होगा कि क्या है। धीरे धीरे करके आप सबसे रिक्वेस्ट है कि एकलव्य अवार्ड विनर्स, विक्रम अवार्ड विनर्स की लिस्ट आप याद कर लीजिए। एक क्वेश्चन तो बनता ही है, मैं पहले भी जब ये अवार्ड दिए गए करंट अफेयर्स में पढ़ा चुका हूँ। जैसे ऐश्वर्य प्रताप सिंह, आपको मालूम है कि ओलंपिक में भी हमारे राज्य की ओर से भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं निशानेबाजी में, बड़े जाने माने निशानेबाज हैं मध्य प्रदेश के, यहाँ पर खरगोन जिले से। ऐसे आप थोड़ा थोड़ा कम से कम एक एक लाइन जरूर पढ़े। ऐसा नहीं कि एक एकलव्य जो है वो प्रताप सिंह है बस विक्रम अवार्ड, नहीं, कहाँ से हैं भाई, किस जिले से हैं, खरगोन से हैं, क्यों फेमस हैं, किस ओलंपिक में उन्होंने जो है वो, तो आपको याद आएगा अच्छा टोक्यो में भी गए थे। इतना कम से कम आप एक एक लाइन पढ़ लेंगे तो आपको बेनिफिट जो है वो होगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी फिल्म अवार्ड से संबंधित है। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के संबंध में कौन सा कथन सही सम्मिलित नहीं है? अब ये भी क्वेश्चन मैं आपको दो दो नजरिए से पढ़ाऊंगा। पहले तो क्वेश्चन आपके सामने लिया, आप खुद आंसर कर सकते हैं। आपने सबने अपने अपने स्तर पर करंट अफेयर्स के जो भी क्लासेस आप कर रहे हैं, आजकल तो इंटरनेट पे ऑलमोस्ट मेरे वीडियो से पहले ही चीजें आ जाती होंगी आपके पास, और आप कर भी लेते होंगे। लेकिन मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आपका नजरिया क्या होना चाहिए उस पर। मेरा हमेशा पढ़ाने का एक ही उद्देश्य है आपको यहाँ पर, कि आप क्या छोड़ना चाहें एग्जाम हॉल के लिए वो बहुत जरूरी है, और क्या पढ़ना चाहें उसके बीच का अंतर समझना बहुत जरूरी है वर्तमान समय के एग्जाम्स में। सब कुछ पढ़ लोगे तो एग्जाम पकड़ में नहीं आएगा ना, सब कुछ हम पढ़ भी नहीं सकते।
तो पहला बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर शिल्पा राव, बिल्कुल सही है, जवान फिल्म के लिए उन्होंने गाना ये गाया था। दूसरा है बेस्ट फिल्म इन ABGC, जो अगर कहा जाए कि हम उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं, उसमें हनुमान। मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता लीडिंग रोल के अंदर शाहरुख खान और विक्रांत मैसी। और राष्ट्रीय सामाजिक पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने वाली जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी वो थी सेम बहादुर, है ना। तो ये डी वाला इसमें जो है वो क्वेश्चन जो है वो आपका क्या हो गया, गलत हो गया। ये वाला जो है वो इसका आंसर गलत है। अब ये क्यों है, इसके लिए हमको सबसे पहले तो यहाँ नीचे जाना पड़ेगा। स्क्रीन पर दिख रहा है सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है वो 12th फेल है। ठीक है, यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ, लेकिन मैंने सर्वश्रेष्ठ फिल्म नहीं पूछा है, मैंने सामाजिक, राष्ट्रीय सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों के ऊपर जो सोसाइटी को कोई मैसेज देती है उस आधार पर फिल्में देखें तो सेम बहादुर है। दूसरा आपको दिख रहा है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शाहरुख खान को फिल्म जवान, और विक्रम मेथी को 12वीं के 12th फेल के लिए जो अगर कहा जाए, रानी मुखर्जी को मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए ये पुरस्कार दिए गए। तीसरा आपको एक और चीज यहाँ पे समझ पड़ रही कि एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग और कॉमिंग एक कैटेगरी है जो फिल्म फेयर अवार्ड की, जिसको अपन AVGC यहाँ पर के नाम से जानते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए कैटेगरी। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ वही है, स्क्रीन पे दिख रहा हूँ। कई बार चीजें हम जैसे सोचते हैं वैसे होती नहीं। जैसे दिखा है कि शाहरुख खान रानी को 3 दशक में पहली बार नेशनल अवार्ड, मतलब उनके फिल्म कैरियर को 30 साल हो चुके हैं। उस 30 साल में उनको लोगों ने तो जो अगर कहा जाए अपना सरताज बनाया। आज शाहरुख खान जो है उनका वो किसी उसके मोहताज नहीं है कि हम सोचें कि उनको कोई नहीं पहचानता हो। एक बहुत ही वैश्विक स्तर पर उनकी अलग पहचान है। दुनिया के कई कंट्रीज उनको अपने जो अगर कहा जाए अवार्ड से सम्मानित कर चुके हैं। यहाँ उनको ये पहला अवार्ड, मतलब ये अगर कहा जाए ये पहला अवार्ड है, क्योंकि सरकार जो है वो अवार्ड जब देती है तो उसमें बहुत सारी चीजें देखती है। सोसाइटी में जो फिल्म है उसका क्या नेचर है, किस तरह की एक्टिंग है। देखो एक्टिंग भी कई तरह की होती है। जैसे भारत में एक्टर्स भी कई कैटेगरी के एक्टर्स होते हैं, है ना। एक एंटरटेन करते हैं, एक जो अगर कहा जाए लोगों को भावनाओं से जोड़ते हैं, ऐसे बहुत सारे। तो कई बार चीजें समय पे तो नहीं मिलती लेकिन मिल जाती है। तो वो चीज यहाँ पर है, इसमें आपको दिख रहा है। अब इसमें हमें क्या याद करना है वो समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो जब भी अवार्ड्स होते हैं, अवार्ड्स को याद करने के दो पैटर्न होते हैं। एक होता है बिल्कुल स्थिर, जो आज भी वही है, 10 साल पहले भी वही था और 20 साल पहले भी वही था। जस्ट लाइक अगर हम नेशनल फिल्म अवार्ड याद करते हैं तो हमको ये याद आ जाता है कि श्यामाची आई नाम की एक मूवी थी मराठी, जिसको पहला नेशनल फिल्म अवार्ड मिला। यानी ये क्वेश्चन आपको 2022 में भी रिलेवेंट रहेगा, 24 में भी, 25 में भी, 28 में भी, कि श्यामाची आई नाम की कोई एक फिल्म रही, उसको फर्स्ट नेशनल फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया। दूसरा, जब हम नेशनल फिल्म अवार्ड देते हैं तो नेशनल फिल्म अवार्ड के अंदर कई कैटेगरीज होती है, जैसे स्वर्ण कमल, रजत कमल। तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन इसका करंट अफेयर से कोई लेना देना नहीं। आपसे एक सिंपल प्रश्न पूछेगा, इनमें से किस जो अगर कहा जाए पुरस्कार में स्वर्ण कमल नामक पुरस्कार दिया जाता है, फिल्म अवार्ड्स में, लिटरेचर अवार्ड्स में, ठीक है, गेम में, मतलब ऐसे कुछ भी ऑप्शन दे सकता है वो। तो स्वर्ण कमल, रजत कमल, इसमें गोल्डन लोटस, सिल्वर लोटस ना कर देना, इंग्लिश में भी स्वर्ण कमल ही कहलाए। तो यहां पर जो है आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि 71वें फिल्म अवार्ड, कई सारी कैटेगरीज हैं यहाँ पर। नॉन फीचर फिल्म की कैटेगरी भी है, फीचर फिल्म की कैटेगरी भी। हम कौन से याद रखें, अब आपको याद करने का तरीका सीखिए। वो सोचिए कि ऐसी कौन सी फिल्में रही जिनको सोसाइटी पे जिन्होंने इम्पैक्ट डाला, और जिनको जो है अगर कहा जाए हमने बार बार पढ़ा। जैसे यहाँ पर मैं कुछ फिल्मों के बारे में बताता हूँ जिनको अवार्ड भी दिए गए और आपको लगता है कि हाँ यार ये फिल्में तो न्यूज में रही भी। इसीलिए जो अगर कहा जाए उन फिल्मों को ये अवार्ड से जो अगर कहा जाए सम्मानित किया गया। तो हम थोड़ा सा नीचे चले जाएं, यहां से हम चले गए 71th नेशनल फिल्म अवार्ड 2023 फीचर फिल्म सेक्शन। जो फिल्में हैं उनके लिए हम जनरली जो अगर कहा जाए दो तरह की कैटेगरी होती है, नॉन फीचर फिल्म और फीचर फिल्म। हम फीचर फिल्म कैटेगरी पे चले गए। 12th फेल काफी चर्चित न्यूज जो अगर कहा जाए मूवी, मुझे बताने की जरूरत नहीं। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है विदु विनोद चोपड़ा, क्योंकि वो पूछेगा तो यही पूछेगा कि 12th फेल नामक चर्चित मूवी के जो डायरेक्टर कौन है, तो विदु विनोद चोपड़ा है। स्वर्ण कमल मिला है, कितना अवार्ड मिला है ये अभी हमारे लिए काम का नहीं है। दूसरा हम छोड़ दें, यहाँ से हमारे कोई काम का नहीं है यहाँ पर।
ठीक है। अवार्ड फॉर बेस्ट पॉपुलर फिल्म, पॉपुलर मतलब लोगों को अच्छा लगा, इंटरटेन हुआ, थिएटर में मनोरंजन हुआ। रॉकी एंड रानी की जो है वो प्रेम कहानी, ठीक है, करण जौहर की मूवी है। हो सकता है ऐसे क्वेश्चन भी पूछ ले कि भाई बेस्ट पॉपुलर फिल्म का अवार्ड किसको मिला, है ना। फिल्म मनोरंजक है, गाने भी अच्छे हैं। झुमका गिरा रे, मदन मोहन का गाना है आखिरी में। एक गाने से फिल्म खत्म होती है, आ जा मेरी गाड़ी में बैठ जा, ठीक है। अपने सबने ऑलमोस्ट जो अगर कहा जाए देखी होगी, अच्छी फिल्म है। सिंह बहादुर, बहुत इंपॉर्टेंट जो अगर कहा जाए फिल्म, ऐसी फिल्म जो जनरल शैम मोनिक शाह के जीवन को समझाती है। और वो एक ऐसे व्यक्ति, आपको मालूम होगा कि मुझे बताने की जरूरत नहीं कि जनरल शैम मानेक शॉ कितनी बड़ी हस्ती थी, है ना। तो इस तरह की फिल्में जो होती है न्यूज में, ये अपने को याद होना चाहिए कि हाँ यार, बेस्ट फीचर फिल्म है, नेशनल सोशल एनवायरमेंटल वैल्यू के लिए ये क्वेश्चन जो है वो आते हैं। और गुलजार जी की बेटी है मेघना गुलजार, उन्होंने इसको डायरेक्ट किया है, फिल्म को रजत कमल मिला है, ये हमारे लिए इतना काम करे, लेकिन इतना पता होना चाहिए। फिर नीचे चले जाए, हनुमान। चूंकि आजकल फिल्मों में एनिमेशन विजुअल इफेक्ट, जैसे अभी नेक्स्ट ईयर की फिल्म का अभी मैं बता दे, नेक्स्ट ईयर इसी तरह से, अभी आपने देखा होगा नरसिंह अवतार नाम की एक मूवी आई, वो न्यूज बहुत चल रही है इस समय, मतलब कि उसमें बच्चों से लेकर बड़े तक देखने जा रहे हैं अभी। इट जस्ट 72, यानी 72वां फिल्म अवार्ड, देखिएगा आप, लिख के रख लीजिए, उसको ये अवार्ड मिलेगा एवीजीसी का। क्योंकि उसमें एनिमेटेड और विजुअल इफेक्ट का और गेमिंग कॉमिंग जो है उसका इतना अच्छा यूज किया गया, आप सोच नहीं सकते, आप में से भी हो सकता है किसी ने देखी हो। तो कई चीजें न्यूज में आ जाती, न्यूज के कारण भी जो अगर कहा जाए, जैसे बेस्ट डायरेक्टर, अभी आप सोचो केरला स्टोरी, जो भारत से लोगों को बाहर ले जाया गया, यानी जिसको हम आम भाषा में हिंदी में कबूतरबाजी कहते हैं, जिसमें हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहते हैं, और भी बहुत सारे मुद्दे, धर्मांतरण और ऐसे बहुत सारे मुद्दे, इस पे ये फिल्म बनी। कैरल स्टोरी जो है वो इतनी न्यूज में रही, कई जगह जो है उसको दिखाया गया, तो आपको पता होना चाहिए कि बेस्ट डायरेक्शन जो है वो उसमें कैरल स्टोरी को मिला, डायरेक्शन निर्देशन का जो अगर कहा जाए। इस तरह से जवान में दोनों लोगों को मिला, ठीक है, शाहरुख खान और विक्रांत मेसी को। बेस्ट एक्टर का लीडिंग जो अवार्ड रानी मुखर्जी को मिला, चटर्जी वर्सेस नॉर्वे, बहुत अच्छी फिल्म है, ठीक है, अगर कहा जाए समझने वाली फिल्म, कि पश्चिमी देशों में बच्चे की जिम्मेदारियां कितनी महत्वपूर्ण होती हैं, ठीक है। और अगर कोई सरकार को लगता है कि माँ बाप बच्चे को नहीं पाल पा रहे, तब क्या मुद्दे होते हैं, उसके ऊपर ये एक ट्रू इवेंट पे बेस्ड है ये मूवी पूरी। कुछ फिल्में तो वास्तविक जीवन के ऊपर बनी हुई हैं। तो अब पूरे तो आपको मैं नहीं बता सकता, लेकिन आपको भी ये बात समझ पड़ती है कि हाँ यार, कौन सी चीजें न्यूज में ज्यादा रही, जैसे दिखा कि वेस्ट सिनेमेटोग्राफी है ना, केरला स्टोरी, अभी क्यों आ रहा है केरला स्टोरी, आपको समझ पड़ रहा है कि अरे ये न्यूज में बहुत ज्यादा रही, तो बहुत ज्यादा रही, तो प्रश्न वाले ने जो अगर कहा जाए कि मतलब एग्जाम वाले के लिए भी हो गई और बाकी चीजों के लिए भी हो गई, ऐसे क्वेश्चन जो है वो आपको एग्जाम में आते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस तरह से ही पूरे याद तो खुद भी नहीं करेंगे, पर कुछ कुछ तो कर ही लेंगे। ये क्वेश्चन तो आप रख लीजिए, 2025, 26, 27, 28, 29, 30, 2030 का भी कोई एग्जाम आप दे रहे होंगे, 100% जो अगर कहा जाए ये क्वेश्चन आपको आएगा कि हाल ही में किसे खाद्य और शांति के लिए प्रथम MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2025 सम्मानित किया गया। फूड सेफ्टी का भी पोस्टर लगा, इसमें भी क्वेश्चन आ जाएगा फर्स्ट पेपर, ठीक है, क्योंकि उसमें भी ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात है, और MS स्वामीनाथन का ग्रीन रिवॉल्यूशन में कितना कंट्रीब्यूशन है ये किसी कहने की बात नहीं है। कल प्रधानमंत्री जी इस चीज को कह भी चुके हैं अपने स्वतंत्रता दिवस के जो है वो संबोधन में। तो आंसर इसका है एडेमोला, ठीक है, एडेनल। ये भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, पहला, जब किसी को कोई पहला, जैसे आप ऐसे समझिए MS स्वामीनाथन को 1987 में फर्स्ट वर्ल्ड फूड प्राइज मिला था, पहला। आज 2025 में भी कई एग्जाम्स में पूछा जाता है कि फर्स्ट वर्ल्ड फूड प्राइज जो अगर कहा जाए किसे दिया गया, MS स्वामीनाथन को। तो वैसे ही ये इतिहास में दर्ज हो गई थी कि कैसे जो दिया जाएगा। तो दिख रहा है प्रधानमंत्री ने खाद्य एवं शांति के लिए वैश्विक पुरस्कार MS स्वामीनाथन पुरस्कार का शुभारंभ किया। और प्रधानमंत्री मोदी ने वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित किया कि वे किसानों की सहायता के लिए लचीले बीज, लचीले का मतलब है कि ऐसे बीज जो क्लाइमेट के अनुकूल हो, फ्लेक्सिबल हो, जेनेटिकली हम उनको मॉडिफाइड भी कर सकते हैं, और अन्य प्रौद्योगिकी विकसित करके कृषि और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से निपटे। इससे हमारी निर्भरता, आज आप सोचिए, आज भारत फूड ग्रेन, पल्सेस और ऑयल सीड्स में सेल्फ रिलायंस है, आत्मनिर्भर है। उसके बाद भी हम इनको इंपोर्ट कर रहे हैं, आश्चर्य की बात है, ठीक है, इंपोर्ट कर रहे हैं, मक्का और सोयाबीन जैसी क्रॉप्स इंपोर्ट होती है,
अमेरिका जैसे देश हो, कितना खतरनाक। उसको वो जो अभी अमेरिका कह रहा है ना, इसमें बहुत सारी चीजें हमारे उलझन वाली है, क्योंकि हमारे पास जो बीज हैं या सीड्स हैं वो बहुत उन्नत नहीं। अब हम उन्नत सीडों की ओर जो अगर कहा जाए बढ़ रहे हैं, तो ये वाला अवार्ड है। अब इसमें क्या क्या है, जैसे यहाँ पर आपको मैंने पिछले वीक के करंट अफेयर्स में ही पढ़ाया था कि स्वामीनाथन जी है, उनका निधन 2023 में हुआ, ये भी करंट में। 2024 में उन्हें मरणोपरांत सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। स्क्रीन पर आप यहाँ पर देख पा रहे हो, बकायदा पूरा एक आर्टिकल आपको दिख रहा है भारत सरकार ने, क्योंकि 100 ईयर हुए हैं उनको। तो कहीं ना कहीं जो है वो, जब जन्म शताब्दी वर्ष आप मना रहे हो तो कुछ ना कुछ अगर कहा जाए आपको आएगा। अब क्या आएगा, तो लिखा उनकी विरासत और सम्मान के लिए MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन और द वर्ल्ड, ठीक है, एकेडमी ऑफ साइंसेज ने खाद्य और शांति के लिए MS स्वामीनाथन पुरस्कार की शुरुआत करी। ये आ गया। मतलब ये आपको क्वेश्चन यही आ जाएगा कि कौन दे रहा है वो अवार्ड, क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही है कि कोई बकायदा कोई इंस्टीट्यूशन काम कर रहा है। तो ये लिखा हुआ है कि ये की इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने प्राप्तकर्ता को पहला पुरस्कार प्रदान किया। ये अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार विकासशील देशों में उन व्यक्तियों को सम्मानित करेगा जिन्होंने वैज्ञानिक अनुसंधान, नीति, जमीनी सहभागिता के लिए काम किया हो, उनके लिए जो अगर कहा जाए। तो ये फर्स्ट अवार्ड गया। अभी हमको ये भी समझ पड़ गया कि फर्स्ट अवार्ड गया तो किसने दिया, क्योंकि भारत को कैसे उन्होंने आत्मनिर्भर बनाया फूड ग्रेन में। ये इतना बड़ा आर्टिकल आपको लगता है कि हम पूरा पढ़े नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ इसमें हमारे लिए काम, कुछ ना कुछ। तो जैसे अभी आपको दिख रहा है कि प्रधानमंत्री जी ने नई दिल्ली में स्थित ICAR पूसा में भी आपको यही पूछ ले कि MS स्वामीनाथन जो है वो जन्म शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था। नई दिल्ली ICAR पूसा कॉम्प्लेक्स तो मालूम ही है, उन्हीं के प्रयासों से खड़ा ही हुआ है। तो ये है नीचे फिर जो है वो, मैं आपको कई बार ये चीज बता चुका हूं कि कम से कम MS स्वामीनाथन के बारे में आप थोड़ा बहुत अच्छे से अपना आर्टिकल जो है तैयार कर लें। कुछ ना कुछ क्वेश्चंस उसमें बनेंगे। जैसे यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि उन्होंने कहा कि 2017 में उन्हें प्रोफेसर स्वामीनाथन की पुस्तक, ठीक है, द क्वेस्ट फॉर वर्ल्ड विदाउट हंगर का विमोचन करने का अवसर मिला। अब आपको यही आ जाएगी ये किताब किसके द्वारा लिखी गई, तब भी ये क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पर। दूसरा उन्होंने कहा कि 2018 में वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन, ये आपको आ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान का क्षेत्रीय केंद्र भारत में कहाँ है। ये आपको दिख रहा होगा, है ना। अब ये कहीं क्वेश्चन आया भी होगा यहाँ पर, ओरिजिनल इंस्टीट्यूट तो फिलीपींस में है यहाँ पर, लेकिन हमारे यहाँ कहाँ है, ये भी प्रश्न आ सकता है। तो प्रश्न जरूरी नहीं है कि करेंट का हो। एक सेकंड बेटा, अपनी आंख में क्या बाल चला गया क्या। जरूरी नहीं है कि करंट का हो, लेकिन प्रश्न लिंक करके जो है वो हमेशा पूछा जाता है, और उसके लिए हमको जो है वो तैयार रहना चाहिए। अगला है 4 अगस्त 2025 को नई दिल्ली में आयोजित पहले बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव में कितने देशों की विशिष्ट संगीत परंपराओं का उत्सव मनाया गया। अब आपको ये तो पता होना चाहिए कि बिम्स्टेक में अभी 7 मेंबर है अगर, तो 7 स्वरों से 7। अब ये प्रश्न हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, इसमें स्टैटिक क्या है। पहला तो आपको दिख रहा है कि ये पहला है। जब कोई इवेंट पहला होता है तो वो हमेशा पूछा जाता है। जैसे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन 1961 में शुरू, और युगोस्लाविया के बेलग्रेड में उसका पहला सम्मेलन हुआ। अब तो खैर युगोस्लाविया नाम का देश नहीं है, वो टूट गया, विभाजित हो गया। पर आज भी 2025 के एग्जाम में पूछा जाता है कि वो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो कुछ चीजें इतिहास में पहले होने के कारण चर्चा में आ जाती है। दिख रहा है कि पहला बिम्स्टेक पारंपरिक ट्रेडिशनल जो म्यूजिक फेस्टिवल है वो नई दिल्ली में आयोजित किया गया, ये हो गया। दूसरा नीचे लिखा हुआ है कि भारत, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड, ये जो कंट्रीज दिख रही टोटल 7 के कलाकारों ने इस संगीत संध्या में अपने प्रस्तुतियां दी। और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के द्वारा आयोजित सप्त सुर 7 राष्ट्र 1 राग नामक इस महोत्सव में 7 बिम्स्टेक देश शामिल हुए। अब ये हमारे लिए क्यों काम का है ये भी समझते हैं। हमारे लिए इसलिए काम का है, अगर आप कभी बिम्स्टेक पे जाओगे, ठीक है, यानी आप यहां पर एक सिंपल टाइप कर लो बिम्स्टेक, आपको दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट। बिम्स्टेक एग्जैक्टली कल्चरल एक्टिविटी के लिए डिजाइन नहीं किया गया। अगर आप ऊपर देखें, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल, जो बहु क्षेत्र में तकनीकी सहयोग हम कैसे देंगे, एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए बना था। कल्चरल के लिए तो हमने शार्क बनाया था। अब उसमें वो और भी क्षेत्रों की बात कर रहे हैं, क्योंकि मल्टी सेक्टर की बात करें तो उसमें
उस तरह से बिम्स्टेक जो बे ऑफ बंगाल से लगा हुआ है, जरूरी नहीं कि बे ऑफ बंगाल के ही देश हो, जैसे नेपाल है इसका मेंबर, बट वो बे ऑफ बंगाल के अंदर जो है वो नहीं आता। तो आपको दिख रहा है कि यार जैसे लिखा है कि द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टर टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन इज ए रीजनल ऑर्गेनाइजेशन दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 6 जून 1997 विद साइनिंग ऑफ द बैंकॉक डिक्लेरेशन। इसके लिए जो है वो बैंकॉक जो है वो डिक्लेरेशन साइन हुआ। बैंकॉक डिक्लेरेशन और भी चीज, आप आसियान में जाओगे वहां पर भी इस तरह के डिक्लेरेशन जो है वो मिलेंगे आप। और शुरुआत में बिम्स्टेक में बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन था, और बाद में इसमें और भी कंट्रीज को जोड़ा गया, तो इसका नाम आज जो है वो बिम्स्टेक जो है अगर कहा जाए के नाम से हो गया। ये एक बेसिक सी बात आपको दिख रही है। इस बहाने कम से कम आपको ये पता चला कि बिम्स्टेक के अंदर नंबर ऑफ मेंबर, अब आपको इससे क्या होगा, जीवन पर्यंत याद रहेगा कि भाई 7 स्रोत से 7 देश। हाँ, भविष्य में अगर इसके देशों की संख्या बढ़ जाती है तो आप याद कर सकते हो कि यार ये और देश इसके अंदर जो है वो आ गए। तो टेक्निकली जो बिम्स्टेक था वो जिन क्षेत्रों पे फोकस करता था, जैसे ट्रेड, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, फिशरिंग, इन पे फोकस करता था। बाद में जो अगर कहा जाए कि इसमें और भी चीजों को जो है वो जोड़ा गया, तो जब जोड़ा गया तो अब इसमें कल्चर को भी जोड़ा गया, इसलिए वो कल्चरल इवेंट जो है वो इसमें आ गया। इस तरह से आपको ये दिख रहा है, ये 7 देश आपको याद रखना है, बाकी और कुछ अपने को याद नहीं रखना है। इस ये क्वेश्चन यहां से हो। अगला क्वेश्चन हमने जम्मू कश्मीर से नहीं लिया, दूसरे कारण से लिया। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को समाप्त किए जाने के समय वहां राज्यपाल थे, आंसर है सत्यपाल मलिक। अब ये क्यों लिया ये समझिए। पहला, तो इस क्वेश्चन का कनेक्शन है कि पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का निधन। दिख रहा है कि जम्मू कश्मीर के पूर्व, वो जो आर्टिकल छाप रहा है जो व्यक्ति, उस आर्टिकल में भी जो अगर कहा जाए इस बात को पहली लाइन में लिख रहा है कि जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल। वो हो सकता है कि पूर्व वो लिखता है कि भारत के प्रसिद्ध राजनेता सत्यपाल, पर वो क्योंकि उनकी पहचान जम्मू कश्मीर से हो गई, क्योंकि जो डिसीजन, जैसे अपन कहते हैं ना कि जम्मू कश्मीर में तो ढेरों राजा हुए, डोंगर डायनेस्टी में राजा गुलाब सिंह जैसे राजाओं ने तो डोंगर डायनेस्टी को खड़ा करा। आज आप अपने किसी दोस्त से पूछिए कि राजा गुलाब सिंह का नाम तुमको पता है क्या, ठीक है, अमृतसर में जो उन्होंने ट्रिटी करी अंग्रेजों से, पता है कि नहीं। लेकिन सबको क्या पता है, राजा हरि सिंह, क्योंकि एक्चुअल जम्मू कश्मीर भारत में आया राजा हरि सिंह के समय। तो यहां पर आपको दिख रहा है कि 2019 में जब जम्मू कश्मीर से 370 को हटाया गया, उस समय वो वहां पर राज्यपाल थे, और वहां पर जो है अगर कहा जाए गवर्नर रूल भी लगा हुआ था, यानी राज्यपाल का शासन जहाँ वहां पर लगा था। ये टेक्निकली बात इस क्वेश्चन को लिंक करती। अब इस क्वेश्चन से फायदा क्या होता है ये समझिए। बाकी तो आपको दिख रहा है कि वो बिहार के राज्यपाल रहे, उड़ीसा के रहे, गोवा के रहे, मेघालय के रहे, इन राज्यों में राज्यपाल रहे, ये भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है। बट एग्जाम हॉल में जब हम जाते हैं और वो प्रश्न करता, आप 2000 सपोज मान के चलिए आप में से कोई 2026 का पीएससी का एग्जाम दे रहा, और वहां लिखा है कि 2019 में जम्मू कश्मीर से जो अगर कहा जाए अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के समय वहां राज्यपाल थे, और आपका दिमाग खराब हो गया। उनने कहा साला 7 साल पुराना क्वेश्चन पूछ रहा है। वो 7 साल पुराना क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, वो क्वेश्चन तो 2026 का ही रिलेवेंट करके ही पूछ रहा है। बट चूंकि वो न्यूज में अब आ गया, तो इसीलिए कोई चीज अगर न्यूज में आ जाती है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे सत्यपाल मलिक ये क्वेश्चन हमारे लिए है, ठीक है। गिरीशन मुर्मू भी जो है जम्मू कश्मीर में जो है वो रह चुके हैं, वहाँ उसको संभाल चुके हैं। बाद में वो इसके अलावा जो है वो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के पद पर भी रहे। तो बहुत जानी मानी हस्ती थे सत्यपाल मलिक। पिछले 1 डेढ़ साल से देखा होगा कि उन्होंने कई ऐसे स्टेटमेंट दिए जिसके कारण वो लाइमलाइट भी रहे, यानी चकाचौंध में, न्यूज में भी काफी चर्चा में रहे। सरकार के अनफेवर में भी उन्होंने बहुत सारे जो है अगर कहा जाए स्टेटमेंट दिए, लंबे समय से बीमार चल रहे थे। हमारे लिए वो सब चीजें हैं नहीं इंपॉर्टेंट, हमारे लिए जो अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है वो इम्पोर्टेंट यही है कि भाई कौन थे यहाँ पर और किस क्षेत्र से था, तो आपको पता होना चाहिए राजनेता थे। प्लस इसके अलावा जो है आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई और किन राज्यों के वो राज्यपाल रहे, क्योंकि कई बार ऐसे प्रश्न कर लेते हैं कि चर्चित जो राजनेता सत्यपाल मलिक, इनमें से किस राज्य के राज्यपाल नहीं रहे, बिहार, उड़ीसा, गोवा, ऐसे कुछ भी क्वेश्चन जो है वो दिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन 1 लाइन का है, यानी इसमें ज्यादा हमको अंदर जाने की जरूरत नहीं है। यानी ये क्वेश्चन जो है वो 1 लाइन में ही जो आएगा। हाल ही में श्रीमती एस राधा चौहान को किस आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, तो यह है क्षमता निर्माण कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन का जो है वो तो लिखा है।
कि श्रीमती एस राधा चौहान ने आज नई दिल्ली में क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्षता का पद ग्रहण किया। जो उत्तर प्रदेश कैडर की जो सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी है उन्होंने, और डस 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 बाकी हमारे लिए कोई काम का है नहीं। वन लेन का है यहाँ पर। हाँ, यह है कि भारत सरकार ने 1 अप्रैल 2021 को क्षमता निर्माण आयोग का गठन किया था। इस आयोग को भारतीय सिविल सेवा परिदृश्य के मानकीकरण, सामंजस्य स्थापित करने का दायित्व सौंपा गया था। कैसे हम सिविल सर्विसेज में सुधार करें, कैसे जो कर्मचारी हैं उनमें सुधार करें, बहुत सारी चीजें जो है वो इसमें जुड़ी हुई थी। इस हिसाब से सिविल सर्विस वगैरह की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यानी वन लाइन के हिसाब से आपको जो है वो याद रखना चाहिए, इसमें कोई आ सकता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी बहुत अंदर का तो नहीं है, वन लाइन का है, लेकिन जब पहला वर्ड आ जाता है तो एग्जाम में अपनी जगह जो है बना लेता है। भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ शुरू किया गया? ये गुजरात में। पहला वर्ड लिखा है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया, दिख रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कांडला में, ठीक है, बंदरगाह क्षेत्र में भारत का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र की सराहना की। ये पहला दिख रहा है। नीचे लिखा है प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के कांडला में बंदरगाह क्षेत्र में भारत के पहले मेक इन इंडिया, पहले मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया का मतलब है पहला नहीं, मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट को चालू होने को स्थिरता की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने ये सब कहा, वो हमारे इतना काम का है नहीं। हमारे लिए काम का है कि कांडला बंदरगाह कहाँ है, तो गुजरात में है, नंबर 1। दूसरा, उसी कांडला बंदरगाह के पास जो अगर कहा जाए संयंत्र स्थापित किया गया है यहाँ पर। तीसरा, कि ये भारत में अपने आप में हरित बंदरगाह की, यानी ग्रीन अगर कहा जाए पोर्ट के कंसेप्ट पे पहला अगर कहा जाए पोर्ट है इस तरह का, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। और चौथा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सब बच्चे गलत करेंगे अगर आपने आर्टिकलों को प्रॉपर नहीं पढ़ा। अभी आप सोचिए, आप में से कितने लोगों को मालूम है कि वो कांडला बंदरगाह का अब नाम क्या है? ठीक है, मतलब प्रैक्टिकली कितनों को मालूम है? ऐसे तो याद रहती है चीजें, देख ली तो इंटरनेट तो आज सब चीजें बता देता। बट अगर कहा जाए कि जो चीज समय पर हो जाए वो काम की, है ना, तो एग्जाम हॉल में इंटरनेट हमारे साथ नहीं होता, वहां केवल और केवल हमारा दिमाग हमारे साथ होता है ना। तो नीचे अगर आप सेकंड फेज को देख पा रहे हैं, एक वर्ड लिखा है दीनदयाल बंदरगाह मेगावाट स्तरीय हाइड्रोजन संयंत्र। क्यों लिखा दीनदयाल बंदरगाह? तो अगर अपन यहाँ पर एक सिंपल कीवर्ड टाइप करें, उससे हमारी चीज जो है वो जस्टिफाई हो, एक सेकेंड, जस्टिफाई हो जाएगी। यहां से हम चले गए, हमने यहाँ लिखा दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट, क्योंकि दीनदयाल उपाध्याय बहुत बड़ी हस्ती हैं बीजेपी में। अभी आपको दिख रहा है कांडला बंदर, यह दिख रहा है कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया। आपको ऊपर एक कोई टेक्स्ट बुक वेबसाइट दिख रही है, दीनदयाल बंदरगाह खालिस्तान पर स्थित है। हो सकता है ये क्वेश्चन निश्चित रूप से किसी एग्जाम में आया हो, तभी ये प्रश्न जो है वो पूछा गया है। तो ये जस्ट आपको पुराना आर्टिकल दिख रहा है, द मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग हैन इशूड द नोटिफिकेशन, ठीक है, यहाँ पर रीनेमिंग द कांडला पोर्ट ट्रस्ट दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट विद द इफेक्ट ऑफ 25 सितंबर, क्योंकि दीनदयाल उपाध्याय से जुड़ा है, 25 सितंबर को उनका जन्म हुआ, 2070। कांडला पोर्ट लोकेटेड इन द गल्फ ऑफ कच्छ इन गुजरात इज वन ऑफ द 12 मेजर पोर्ट्स। उस समय थे, अभी तो एक पोर्ट बढ़ गया है इसमें। एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ नोटिफिकेशन सेंट्रल जो है कांडला विद दीनदयाल। तो अभी हमारे लिए ये काम का है कि आपसे कोई पूछ ले कि दीनदयाल जो है वो पोर्ट कहाँ है, अब दिमाग खराब हो गया। दीनदयाल उपाध्याय जी को हम कभी गुजरात तो लेके जाएंगे ही नहीं, या तो हम बिहार जाएंगे या यूपी जाएंगे, जैसे मुगल सराय चले गए, वहां चले गए, ये इन जगहों पर ही हम जाएंगे। तो प्रश्न ऐसे गलत हो जाते हैं। तो कोई चीज अगर न्यूज में आ जाती है तो वो इससे लिंक हो जाती है। तो यहाँ हमारे 3 क्वेश्चन है, कांडला बंदरगाह कहाँ है, ये क्वेश्चन हो गया। दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह किसे कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन हो गया। और फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ शुरू किया गया, ये क्वेश्चन। तीनों आपस में जो है वो लिंक है। अगला है, हाल ही में रेड पांडा के कारण चर्चा में रहा हिमालयन जूलॉजिकल पार्क भारत के किस राज्य में? आपने देखा होगा कि भारत में नेशनल पार्क के क्वेश्चन बनते रहते हैं एग्जाम में, पर क्यों बनते हैं? क्या आप जो है अगर कहा जाए आपको मैं 100 नेशनल पार्क की लिस्ट दे दूं तो आप याद कर पाओगे? आंसर इसमें, बट समय समय पर कुछ ना कुछ नेशनल पार्क जो है वो अगर कहा जाए चर्चा में रहते हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले के करंट अफेयर्स में मैंने पापी कोंडा के बारे में आपको पढ़ाया था। यहाँ पर हिमालयन जूलॉजिकल पार्क के बारे में हम जो है वो डिस्कशन कर रहे हैं। तो हिमालयन जूलॉजिकल पार्क विच इज न्यूज इन रिसेंटली बिकॉज, ठीक है, ऑफ द रेड पांडा इज लोकेटेड विद दिस स्टेट, यहाँ पर। तो आंसर 1 इसका है सिक्किम। अब ये क्यों है पहले तो समझ लीजिए। रेड पांडा भारत में नॉर्थ ईस्ट के ही कुछ हिस्सों में मिलता है,
और एक संकटग्रस्त प्रजाति है, धीरे धीरे खत्म हो रहा है। उसके पीछे का कारण है कि रेड पांडा मोस्टली जो है वो डिपेंड है बांस के ऊपर, वो बांस को खाते हैं। और उस तरह से प्राकृतिक अनुकूलन उनको ना मिल पाए उस बांस वाले क्षेत्र का, तो धीरे धीरे वो लुप्त भी हो सकते हैं। तो दिख रहा है यहाँ पर एक आर्टिकल कि सिक्किम में 7 साल बाद रेड पांडा ने 2 बच्चों को जन्म दिया। सिक्किम की राजधानी गंगटोक के पास हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, यहाँ पर लिखा है हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में 7 साल के बाद। स्क्रीन पर आपको उस ऑफिशियल वेबसाइट भी लगी हुई है, हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, ठीक है, अगर कहा आ जाए यहाँ पर दिख ही रहा होगा सिक्किम का है, तो उसमें बकायदा फिर वो पूरा आर्टिकल है। जिस फोटो को हिमालयन जोलॉजिकल पार्क ने अपने फ्रंट पेज पे लगाया, वहां पर भी आपको 2 रेड पांडा दिख रहे हैं। पांडा तो आपने देखा होगा ब्लैक एंड व्हाइट कलर के, तो आपने देखे होंगे चाइना वाले, ठीक है। बट ये रेड पांडा है। तो रेड पांडा हिमालय की पहचान है, हिमालयन क्षेत्र में जो है वो पाया जाएगा। हिमालयन क्षेत्र में कई चीजें पाई जाती है। सिक्किम अपने स्नो लेपर्ड यानी हिम तेंदुए के लिए भी बहुत ज्यादा फेमस है। तो कई चीजें जो अगर कहा जाए इसमें से दो तो आप जो है, क्योंकि दोनों संकटग्रस्त स्थिति के ऊपर, कोई चीज अगर कहा जाए संकटग्रस्त आप हो गई तो फिर जो अगर कहा जाए कि क्वेश्चन उसमें बनता ही बनता है, बाकी तो अपनी जगह जो है वो चल रहा है। तो ये आपको याद रखना है कि सिक्किम में है यहाँ पर, और कुछ नहीं। और कई चीजें ऐसी होती है, जैसे लिखा ना ये घोरल, आपको घोरल पता होना चाहिए। घोरल एक प्रकार की बकरी है। जैसे दक्षिण भारत में आप तमिलनाडु में चले जाओगे तो ये नीलगिरी माउंटेन रेंज है, इसमें नीलगिरी तहार नाम की जंगली बकरी पाई जाती है। वैसी ही जो अगर कहा जाए बकरी सिक्किम के आसपास पाई जाती है। ये जंगली बकरियां हैं, बहुत सारी हमारे पास जंगली बकरियों की किस्में हैं, इसमें से घोरल भी। अब क्या होता है ना, ऐसे क्वेश्चन घोरल, अब ये यूपीएससी एमपीपीएससी जैसे एग्जाम्स इसकी वेटेज नहीं रखते। वो आपसे पूछ सकता है कि जो अब लिख दिया घोरल, अब घोरल क्या है, दिमाग खराब हो गया, क्योंकि हमने तो कभी जो है वो आपको दिखाता, फोटो देखोगे तो समझ पड़ेगा। आप कहोगे ये तो साला हमने कभी सोचा ही नहीं था। इस तरह से जो वो आपको दिख रहा है ये। तो ये बकरी जो है ये मतलब आपको दिखने में ऐसा लगेगा जैसे हिरण है, हिरण जैसी किस्म है यहाँ पर ये बकरी की ही एक प्रकार की प्रजाति है। और ऐसी बहुत सारी प्रजातियां हमारे भारत के अन्य राज्यों में भी पाई जाती हैं, जैसे नीलगिरी क्षेत्र में तहार नाम की, जिसको नीलगिरी तहार कहा जाता है। तो ऐसे न्यूज में क्वेश्चन जो आते हैं, इससे हमारे क्वेश्चन रिवाइज भी होते हैं, हमारा अप्रोच भी डेवलप होता है यहाँ पर। हाल ही में चर्चा में रहे E27 ईंधन में निम्नलिखित में से किसका मिश्रण 27% किया जाएगा। एक्चुअली ये यूट्यूब वगैरह पे बहुत इसमें उठापटक मचा ली लोगों ने। ऐसा कुछ है नहीं इतना ज्यादा विवाद, जितना उसको विवाद बहुत ज्यादा बनाया जा रहा है। हाँ, अब इसमें थोड़ा सा अपन इस चीज को समझ लें। पहले तो इसका आंसर है एथेनॉल। अभी हम जो पेट्रोल यूज करते हैं वो एथेनॉल जो है वो ब्लेंडेड पेट्रोल है, जिसको E20 कहा जाता है, यानी पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाया जाता है। वर्तमान में तो जितने BS6 इंजन अगर आप देखोगे, आपके पास कोई भी बाइक या कार हो BS6, तो BS6 इंजन जो है उनका अगर आप पेट्रोल का कैप खोलोगे, ढक्कन, डीजल का नहीं पेट्रोल का, तो उसमें एक स्टिकर चिपका रहेगा E20 फ्यूल कंफर्टेबल, मतलब कि वो E20 फ्यूल के हिसाब से डिजाइन किया गया। अब सरकार सोच रही कि E20 तो आई गया, E27 पर लाए। अब इसमें उठा पटक क्या है, पहले तो देख लीजिए, समझ लीजिए। मान के चलिए आप एक कटोरी में पेट्रोल और डीजल को रखते हैं, है ना, तो आप ध्यान से देखेंगे पेट्रोल का ल्यूब्रिकेशन बहुत कम होता है, मतलब उसमें चिकनाहट नहीं होती, ये ध्यान रखिएगा। डीजल में ल्यूब्रिकेशन आप खुद मत करिए, आप एक हाथ में ऐसे डीजल लगा लीजिए, आधे घंटे बैठे रहिए, आपको हाथ में तब भी नमी दिखेगी डीजल की। डीजल पूरी तरीके से नहीं उड़ता, लेकिन पेट्रोल तुरंत उड़ जाएगा, बहुत ड्राई होता है। तो जो पेट्रोल इंजन है, हालांकि पेट्रोल इंजन का तो कंसेप्ट ही अलग है, वो स्पार्क प्लग पे चलते हैं। तो पेट्रोल इंजन जो होते हैं उनके साथ एक समस्या ये होती है कि वो इंजन जो है उनकी लाइफ बहुत ज्यादा नहीं होती। आप 2 लाख 3 लाख 5 लाख किलोमीटर चला दो बढ़िया है, इससे ज्यादा नहीं चल पाते। पर डीजल इंजन क्योंकि वो ड्राई होते हैं, मतलब पेट्रोल ड्राई है, इसलिए इंजन में फ्रिक्शंस भी ज्यादा होगा, चुनौतियां भी ज्यादा होंगी, बहुत सारी चीजें ज्यादा उसके अंदर मिलेंगी। इसलिए पेट्रोल इंजन में देखा होगा ऑयल भी आपको जल्दी जल्दी चेंज कराना पड़ता है। डीजल इंजन के साथ ऐसा नहीं होता। डीजल इंजन की टेक्नोलॉजी भी अलग होती है, उनमें इंजेक्टर्स होते हैं, उनके सहायता से उनको चलाया जाता है। और डीजल इंजन की लाइफ ऐसी होती है कि आज कई ऐसे डीजल इंजन आपको मिलेंगे जो 20 20 25 25 30 30 लाख किलोमीटर चलने के बाद भी चल रहे होंगे। कई लोगों के पास तो डीजल कारें ऐसी हैं जो उन्होंने 5 लाख 10 लाख किलोमीटर चला रही हैं, अभी भी वैसी चल रही। तो वो एक मुद्दा है, लेकिन ये न्यूज में अभी लोगों ने छा दिया तो हमको मजबूरी में इसको क्वेश्चन में रखना पड़ा कि E27। तो एथेनॉल, तो पहले तो याद रखिएगा एथेनॉल ब्लेंडेड जो फ्यूल है वो केवल पेट्रोल के लिए यूज होगा, क्योंकि एथेनॉल पेट्रोल में ही मिलेगा।
इथेनॉल डीजल में नहीं मिला सकते। डीजल के लिए आप एक सेपरेट कंसेप्ट लेकर आए हो जिसको अपन जेट्रोफा बोलते हैं, बायोडीजल। बायोडीजल अलग है और ये अलग है, दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। बायोडीजल डीजल, क्योंकि दोनों इंजन बिल्कुल एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग काम करते हैं। ठीक है, एक दूसरे से बहुत जगह कहा जाए, पेट्रोल इंजन में केवल एक बहुत सिंपल प्रिंसिपल होता है, स्पार्क प्लग होता है, वो स्पार्क होता है, उससे आग लगती है, बस सिंपल कंसेप्ट पे काम करता है। डीजल इंजन इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि आप सोच नहीं सकते। तो हाल ही में चर्चा में रहा है, यानी ये प्रश्न इस तरह से हमारे लिए काम का हो सकता है। अभी दिख रहा है कि 22% ने कहा इथेनॉल मिक्स पेट्रोल से माइलेज 20% तक घटा। ऐसे उन्होंने कई सर्वे करा दिए, न्यूज में आ गया। यहाँ पर उसका क्या हल है क्या नहीं है वो देखने वाली बात है। आपके लिए, पढ़ाई के लिए इतना पता होना चाहिए कि अब एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल 20% जो अगर कहा जाए यहाँ पर चल रहा है अभी। फिर अगला है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के गोहरगंज के उमरिया गांव में किस कंपनी द्वारा मेट्रो और वंदे भारत जैसी ट्रेनों के कोचों के निर्माण की इकाई स्थापित की जा रही है। इसका भूमि पूजन हो गया, राजनाथ सिंह जी जो है वो आए थे। अब प्रश्न क्या है, दो तरह से। अगर मान के चलो हम रायसेन जिला हटा दें, हम कहेंगे मध्य प्रदेश में कहाँ पर मेट्रो और वंदे भारत जैसे कोच निर्माण के लिए नई फैक्ट्री स्थापित की गई, तो कोई भी भोपाल कोच फैक्ट्री मार देगा आंसर गलत के लिए। दूसरा, अगर मान के चलो हमने इसको समझदारी से नहीं पढ़ा आर्टिकल को, तब भी हम BHEL पे ही दिमाग लगाएंगे, क्योंकि हमें मालूम है भोपाल में BHEL है, तो ऑलमोस्ट हमारा आसपास ही दिमाग दौड़ लगाता। तो भोपाल है ना, जैसे हिमालयन गए तो क्या खाया, तो एप्पल ही आ जाएगा निकल के। कहाँ गए थे, हिमाचल प्रदेश। कौन सा फल खाया, अरे वहां तो बहुत एप्पल लगे थे, क्योंकि भले ही खाया हो ना खाया, पर एप्पल लगे थे, तो क्योंकि वहां एप्पल सुन रखा है कि हिमाचल से ही आ रहा है, तो दिमाग वैसे ही चलता है। तो BHEL और BEML, भारत अर्थ अर्थ मूवर्स लिमिटेड, ये इसका आंसर है, बी। और क्यों है, तो आपको दिख रहा है रायसेन में 10 को भूमि हो गया, ये पोस्टर पुराना लगा हुआ है, रायसेन में 10 को भूमि पूजन, अगले साल से बनेगा मेट्रो वंदे भारत के कोच, फैक्ट्री खुलने से पैदा होंगे हजारों रोजगार। बड़ा प्रोजेक्ट है, छोटा प्रोजेक्ट आप इसको जो है वो कह नहीं सकते, अच्छा खासा फंड जो है वो सरकार ने इसके ऊपर खर्च किया है। हमारे लिए काम का केवल दो चीजें हैं। किस जिले में लग रहा है, तो रायसेन जिले में लग रहा है, नंबर वन। किस जगह लग रहा है, तो उमरिया, ये गांव, पता चले उमरिया तुम जिला मारे हो, उमरिया गांव में है यहाँ पर। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको लगा कौन रहा है, तो इसको लगा रहा है BEML, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। तो ये भारत सरकार की जो जानी मानी कंपनियां हैं उनमें से एक एक कंपनी है, भारत, एक सेकंड, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। तो ये स्क्रीन पे दिख रहा है, BEML दिख रहा है। और इसमें एक चीज याद रखिएगा, है ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब प्रश्नकर्ता, जैसे मान के चलिए संजीदगी देखें, अभी प्रश्न में क्या लिखा, रायसेन में 10 को भूमि पूजन, अगले साल कौन आएंगे, रक्षा मंत्री। अभी किसी से पूछो यार, साला ट्रेन के कोच बनना है, ठीक है, ट्रेन के कोच बनाने के लिए रक्षा मंत्री को बुला रहे हो, रेल मंत्री की जगह। हालांकि इसमें रेल मंत्री भी जो है वो वर्चुअली शामिल हुए थे। क्यों ऐसा, तो उसका आंसर ना के बराबर ही लोगों ने कभी दिमाग लगाया हुआ है। भारत अर्थ मूवर लिमिटेड इज शेड्यूल्ड ए कंपनी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्ले ए जो पिवटल रोल एंड सर्विसेज इंडिया कोर सेक्टर लाइक डिफेंस, रेल एंड पावर। आपको पहली लाइन में जो अगर कहा जाए, लिखा हुआ मिल गया, बैंगलोर से ऑपरेट होती है, कि वो डिफेंस के लिए ज्यादातर काम करती है। और मिनिस्ट्री ऑफ जो अगर कहा जाए, डिफेंस के अंदर आती है। तो जो कंपनी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आ रही है उसी के हेड को बुलाओगे ना, ऐसा तो नहीं है किसी और को जो बुला लोगे। तो ये प्रश्न मतलब कई बार, जैसे मुझे याद है कि एक बार एक प्रश्न था कि मध्य प्रदेश भारत का पहला ऐसा राज्य बना था जहां MBBS का जो पाठ्यक्रम है वो हिंदी भाषा में शुरू किया। अब वो MBBS का पाठ्यक्रम हिंदी भाषा में शुरू किया गया, तो श्री अमित शाह को बुलाया गया। तो मैंने अपने स्टूडेंट्सों से पूछा ऑफलाइन में, क्लास में, कि भाई अमित शाह को ये क्यों बुलाया गया, उसके पीछे का क्या तर्क है। तो हालांकि एक बच्चे ने आंसर तो किया था कि भाई तर्क ये है कि जो पाठ्यक्रम है वो हिंदी में है, और हिंदी जो संघ की राजभाषा, और राजभाषा आयोग और राजभाषा से संबंधित जो भी प्रावधान है, राजभाषा विभाग, वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आते हैं। यानी राजभाषा का डिपार्टमेंट भी गृह मंत्रालय देख रहा है, राजभाषा से संबंधित काम भी गृह मंत्रालय कर रहा है। तो गृह मंत्री को ही बुलाना पड़ेगा ना, हम क्यों शिक्षा मंत्री को बुलाएंगे।
तो इस तरह से चीजों को अगर अपन शांत मन से सोचें तो हमको समझ पड़ता है कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है, यानी उस प्रश्न के आंसर तक जो है वो। अगला वन लाइन का है, बट आपको याद रखना है, न्यूज में है और आ सकता है ना। फॉर्च्यून 100 में शामिल भारतीय मूल की रेशमा केवलर मानी का संबंध किस क्षेत्र से है? फार्मास्यूटिकल्स। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ये प्रश्न आ सकता है कि फॉर्च्यून 100 में भारतीय मूल की रेशमा भी जीन एडिटिंग की खोज, गंभीर बीमारियों का इलाज, ठीक है, कहती हैं जल्द ही लोगों का जीवन भर दवाएं लेने की बजाय एक बार में ठीक हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है साइंस के सेक्टर से हैं नीचे कुछ लोग। अब इसमें क्या आ सकता है? अमेरिका की प्रमुख बायोटेक कंपनी, ठीक है, वेटेक्स फार्मास्यूटिकल्स की सीईओ रेशमा के साथ लिस्ट में माइक्रोसॉफ्ट के, अभी कौन कौन भारत के ऐसे हैं जो अभी आपको फॉर्च्यून में लिस्ट में। अब इसमें आप ध्यान समझिएगा, यूनिक क्वेश्चन। गूगल के सीईओ सुंदर सुंदर पिचई, कोई ऐसा नहीं होगा जो, मुझे नहीं लगता कि जिसको नाम ना मालूम। सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ, कोई ऐसा नहीं होगा जिसको नाम ना मालूम। रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी, ये भी सबको। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लंबे समय से यूट्यूब के सीईओ हैं नील मोहन। हम में से कितनों को पता है? ठीक है, पता तो होगा इस को भी। हालांकि मेरे तो क्या बोलते हैं कि व्यूअर्स ही ना के बराबर होते, तो मैं कहूँ कि भाई 400 को पता हो, 500 पता नहीं क्या कमी लगती है। या तो लगता है कि इतना विस्तार में समझना नहीं चाहते, या लगता है कि हमको सब चीजें वन लाइन में मिल जाएं। तो मेरे साथ तो बहुत बड़ी दुविधा है कि मैं वन लाइन में तो अपनी क्लासेस में भी नहीं पढ़ा सकता। आप अगर मेरे किसी कोर्स में भी होंगे, या मेरा कोई कोर्स भी, तो मैं पूरा विस्तार में सुनाता हूँ चीजें, उसको जोड़ के ही पढ़ाना पड़ता है। अभी जैसे एक दिन एक बच्चे ने मुझसे कहा कि सर वो आर्टिकल 358 और 359 के बीच का अंतर समझा दीजिए। तो मैंने उसको बकायदा बताया कि भाई हमारे संविधान निर्माताओं ने जब हमें फंडामेंटल राइट दिए पार्ट 3 में, तो राइट तो दे दिए, तब उनको समझ पड़ा कि लोग राइट का मिसयूज भी करेंगे, और ये मिसयूज तब तकलीफदायक हो जाएंगे जब देश पे कोई आपात संकट आएगा। इसलिए उन्होंने इमरजेंसी प्रोविजन में 358 में ये डाल दिया कि आपका आर्टिकल 19 जो राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन से जुड़ा हुआ है, वो हम तुरंत ही जो है वो सस्पेंड कर सकते हैं अगर देश में कोई आपात स्थिति लगी हुई है। 359 के तहत हम फंडामेंटल राइट को भी सस्पेंड कर सकते हैं सब, आर्टिकल 2021 को छोड़कर। तो मैंने पूरा समझाया उसको, बच्चों को, कि इंदिरा गांधी के शासनकाल में कैसे मीसा के समय ये चीजें हुई, और कैसे प्रेस की स्वतंत्रता का हनन किया गया, कैसे उसमें पावर थे सरकार के पास तो हनन किया गया। चीजें तभी एग्जाम तक पकड़ में आती हैं। बट आजकल क्या हो गया ना, वो एक लाइन वाला कल्चर चल रहा है। एक्चुअल उसमें आपकी गलती नहीं है। जब हम खाने में भी फास्ट फूड के ऊपर चले गए तो पढ़ाई तो छोड़ ही दीजिए। हम खाना भी घर में आराम से थाली में बैठ के 15-20 मिनट चबा के अच्छे से भोजन को, मालूम है कि उसको चबा के करने से भोजन स्वास्थ्य भी देगा, आप जो है वो हेल्दी भी होंगे, आपको कोई बीमारियां भी नहीं होंगी, निरोगी आपकी काया होगी। फिर भी फास्ट फूड जो मालूम है कि जो है वो आपको बीमारी देगा, इसको खाने से आपको हार्ट अटैक आने की संभावना, कार्डियोवास्कुलर डिजीज होने की संभावना, डायबिटीज होने की संभावना है। कल ही ये आप पढ़िए, दैनिक भास्कर में 15 अगस्त को एक आर्टिकल आया है कि जो लोग हफ्ते में 3 बार फ्रेंच फ्राइज जो खाते हैं यहाँ पर, आलू के चिप्स देसी भाषा में क्या है, उनको 20% ज्यादा खतरा है डायबिटीज का। बट फिर भी हम करते तो वही ओवरऑल। ठीक है, तो नील मोहन हमारे लिए ये काम का है कि सत्य नडेला एक याद रखना है, रिवीजन हो गया। यूट्यूब के सीईओ नील मोहन है, अभी ये याद रखना है। ठीक है, बेटेक्स फार्मास्यूटिकल्स की जो सीईओ है रेशमा, वो याद रखना है। ये 3-4 क्वेश्चन हमारे इससे क्या हो गए, लिंक होकर रिवाइज हो गए। फिर अगला है, किस भारतीय राजनेता को दिशोम गुरु के नाम से भी जाना जाता है? तो आंसर है शिबू सोरेन। अभी हाल ही में उनका निधन हुआ। वो अब मतलब जनजातीय मतलब लोगों के लिए जो उन्होंने काम किया, वो एक अलग ही उनका कंट्रीब्यूशन है, ये आप मान सकते हैं, है ना। झारखंड में उनका एक बड़ा कद है आज भी। ठीक है, तो दिशोम गुरु शिबू सोरेन ऊपर भी लिखा हुआ है। हो सकता है कि प्रश्नकर्ता आपसे यही पूछ ले कि किस जो, अगर कहा जाए राजनेता को दिशोम गुरु के नाम से जो है वो जाना जाता था, तो गुरु जी के आंदोलन में सामाजिक क्रांति भी थी, सपनों में झारखंड था। ऐसे क्वेश्चन में ज्यादा अंदर तो नहीं जाएगा, लेकिन ये प्रश्न इतना तो जो है वो पूछा जा सकता है। तो इतना बस अपने को याद रखना है, बाकी मुझे नहीं लगता है कि और कोई क्वेश्चन हमारे लिए काम का है। अगला क्वेश्चन वन लाइन का, वन लाइन का जैसे आज आपको दो स्टेटिक क्वेश्चन मिल गए। हिमालयन जूलॉजिकल पार्क कहाँ है सिक्किम में? ये पहला मिल गया। दूसरा ये कि जगदीश चंद्र बोस इंडियन बॉटनिकल गार्डन में देश का पहला प्लांट टैक्सोनॉमिक सेशन स्थापित किया गया किस राज्य में? ये हमारे लिए यहाँ पर क्वेश्चन ये हो गया। दिख रहा है पश्चिम बंगाल के हावड़ा में स्थित, यानी वेस्ट बंगाल में है।
जगदीश चंद्र बोस इंडियन बॉटनिकल गार्डन, आपको ऐसे भी मालूम होगा जगदीश चंद्र बोस का बॉटनी से बहुत बड़ा कुछ संबंध था। क्रिस्कोग्राफ उन्होंने बनाया। क्रिस्कोग्राफ से उन्होंने बताया कि पौधे भी वृद्धि करते हैं, ग्रोथ करते हैं, वो भी हमको समझ सकते हैं। ये पहली बार मतलब प्लांट की ग्रोथ को समझने के लिए क्रिस्कोग्राफ बनाया। हालांकि बहुत कम लोगों को पता है कि जगदीश चंद्र बोस एक जाने माने फिजिसिस्ट भी थे, भौतिक शास्त्री भी थे, क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले जो है ये जो रेडियो वेव्स जिनको आज आप यूज करते हो रोजमर्रा की जिंदगी में, जिसके लिए आप याद करते हो वन लाइन फैक्ट में कि जी मार्कोनी के कारण हमको रेडियो वेव्स मिली, उसको पहली बार हम तक लाने का श्रेय जगदीश चंद्र बोस को ही था। उसकी खोज उन्होंने ही करी थी। बट प्रॉब्लम ये रही कि वो अपनी खोज का पेटेंट नहीं करा पाए, और चूंकि जब पेटेंट नहीं करा पाए तो ये खोज जो है वो किसके साथ जुड़ गई, जी मार्कोनी के साथ। तो इस तरह से ऐसे बहुत सारे हमारे जो है वो मतलब अगर कहा जाए वैज्ञानिक थे जो इतिहास में एक अलग पहचान बना सकते थे, पर संसाधनों के अभाव या कई कारणों से उस समय ये सब कुछ हो नहीं पाया। तो एक ये क्वेश्चन है वन लाइन का, क्या किया जाएगा, कैसे होगा, ये हमारे लिए जो अगर कहा जाए काम का नहीं है। टेक्निकली हमारे लिए यही काम का था कि जगदीशन बोस इंडियन बॉटनिकल गार्डन भारत में कहाँ है या किस राज्य में है, तो वेस्ट बंगाल में है। ये वन लाइन का हमको याद रखना। अगला भी वन लाइन का ही है। सौर ऊर्जा से चलने वाली देश की पहली विधानसभा निम्नलिखित में से कौन सी है? राजस्थान, सॉरी, दिल्ली विधानसभा है, अभी न्यूज में है। आप सबने अपने स्तर पर इसको पढ़ लिया होगा कहीं ना कहीं। वन लाइन में जहां वन लाइन वाली चीजें वहां मैं ज्यादा अंदर तक नहीं ले जाता आपको। कि आज 500 किलोवाट क्षमता वाले सौर ऊर्जा संयंत्र के उद्घाटन के साथ हमने पर्यावरण संरक्षण, ऊर्जा आत्मनिर्भरता और हरित नवाचार की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया। और बाकी जो है वो उसके अंदर जो है वो बकायदा ये लिखा हुआ है ना। तो ये तो वन लाइन का है। दिल्ली विधानसभा यहाँ पर है ना, दिल्ली विधानसभा पूरी तरह से पूरी कंप्लीट सौर ऊर्जा से चलने वाली देश की जो है वो पहली विधानसभा हो गई। इस तरह से क्वेश्चन जो है वो पंच हो सकता है। फिर अगला है, भारत के किस राज्य में दिव्यांग बच्चों को न्याय दिलाने के लिए किशोर न्याय अधिनियम, एक तो ये है कि किशोर न्याय अधिनियम कब बनाया गया, अभी अभी वाला, तो ये 15 आपको याद रखना। उसमें जो है वो उसमें जो है वो कदम उठाया पंजाब ने। एग्जैक्टली क्या है कि किशोर न्याय जो है वो मैं दिव्यांग बच्चों के लिए, जैसे कोई बच्चा समझ नहीं पाता, बोल नहीं पाता, उसको हम कैसे जो अगर कहा जाए न्याय दिलाएंगे उसकी चुनौतियों को। तो सांकेतिक भाषा एक बहुत इंपॉर्टेंट होती है, साइन लैंग्वेज जिसको कहा जाता है। तो लिखा है पंजाब में दिव्यांग बच्चों की मदद करेगा सांकेतिक भाषा। ठीक है, किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत विशेषज्ञों की तैनाती की जाएगी। ये हमारे लिए ज्यादा अंतर का काम का नहीं, वन लाइन का था, हमारे काम का हो गया। किताब, चूंकि हमेशा मैंने कहा ना ये किताब आज से 5 साल बाद आपके काम की नहीं, 2 साल बाद भी काम की नहीं। अभी हम 100 वर्ष के लिए जो है उस MS स्वामीनाथन का जन्म शताब्दी वर्ष मना रहे हैं। इसलिए किताब काम की। अगर अभी कोई जगह कहा जाए आएगी, तो द मैन हु मैड, मैड नहीं है, फैड इंडिया है, गलत, सॉरी, गलती से किताब का जो है अगर कहा जाए ये नाम गलत छप गया। ठीक है, स्वामीनाथन द बुक द मैन हु फैड इंडिया। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। मैं आपको किताब जो है वो दिखा देता हूँ अभी। वो किताब जो है वो अगर कहा जाए, ये एक सेकंड ना, इस किताब को लिखा था प्रियवंदा जयकुमार में, है ना। ये पहले तो ये किताब देख लीजिएगा। वो गलती से मैड इंडिया लिखा गया, सॉरी। MS स्वामीनाथन द मैन हु फैड इंडिया, किताब ये है। ठीक है, तो बकायदा जो अगर कहा जाए, अगर आप इंटरनेट पर जाएंगे आपको ये किताब दिख रही है। ठीक है, 100 ईयर ऑफ द MS स्वामीनाथन द मैन हु फैड इंडिया, किसने हमको जो अगर कहा जाए खाने के लिए तैयार किया। आज जिस अनाज को हम भुखमरी से बाहर निकल पाए, उस सब में जो अगर कहा जाए बड़ा कंट्रीब्यूशन है MS स्वामीनाथन का। तो पुस्तक का नाम है MS स्वामीनाथन द मैन हु फैड इंडिया, है ना, मैड इंडिया नहीं है। वो तो गलती क्या होता है, टाइपिंग में तो ये मिस्टेक होती है कई बार। जब आप टाइपिंग करोगे तो टाइपिंग के अंदर जो है वो ये आपको इस तरह के क्वेश्चंस में मिस्टेक्स जो है वो आएंगी। तो ये आपको याद रखना है। बाकी और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। बुक के ऑथर का नाम ऐसे तो नहीं आता है, लेकिन जनरली इस तरह की स्थिति में ऑथर का नाम जो है वो अगर कहा जाए न्यूज में चर्चा में आ जाता है, इसीलिए क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पर। बाकी और कुछ जो है वो अगर कहा जाए एग्जाम हमारे मतलब ये हमारे काम का नहीं, ये नीचे बुक का लगा भी हुआ है, ऑथर हो सकता है आपसे पूछ ले। फिर अगला है, हाल ही में भारत की यात्रा पर आए फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर किस देश के राष्ट्रपति हैं? ये क्वेश्चन अगर आप अगले 6 महीने के लिए कोई एग्जाम तैयार कर रहे हैं, जैसे
सपोज आप फूड सेफ्टी ऑफिसर का एग्जाम कर रहे हैं या कोई अदर वन डे एग्जाम जो अगले 4-6 महीने के अंदर होना है, तब आप याद रख के जाइए। आप सोचें कि नेक्स्ट ईयर को आएगा तो बिल्कुल ले आएगा, है ना। तब इसकी कोई वेटेज नहीं है। अभी चूंकि आए हैं फिलीपींस के राष्ट्रपति, इसीलिए न्यूज में है, तो प्रश्न पूछेगा। अदरवाइज हो सकता है कि 2026 में हमारे गणतंत्र दिवस समारोह का कोई मुख्य अतिथि हो, तो जो मुख्य अतिथि होंगे वो उस समय के एग्जाम में आएगा। अभी के लिए है तो 2-4 महीने में अगर आपका कोई एग्जाम है तो आप याद कर लो कि हाल ही में भारत की यात्रा पर आया, ऐसे जो है वो क्वेश्चन पूछेगा। तो राइज ऑफ द हिटमैन पुस्तक ये भी अभी न्यूज में है। रोहित शर्मा के ऊपर जो है वो किताब है, आर कौशिक के द्वारा जो है वो किताब को लिखा गया है, रोहित शर्मा के ऊपर है। यहाँ पर कुछ समय पहले आप अगर करंट अफेयर्स प्रॉपर मुझे फॉलो कर रहे हैं, मेरे करंट अफेयर्स को, तो मैंने आपको ये भी बताया था कि भारत में जो अगर कहा जाए कई सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको कई निक नेमों से जाना जाता है, जिनमें रोहित शर्मा को हम हमेशा जो है अगर कहा जाए हिटमैन जो है वो के नाम से जो है ज्यादा जानते हैं, मतलब उनका जो है निक नेम है कि भैया हिटमैन जो है वो किसे कहा जाता है यहाँ, तो रोहित शर्मा। अभी ये जो अगर कहा जाए किताब जो है वो आ गई है चर्चा में, तो इसके कारण जो है वो आपको ये प्रश्न जो है वो पूछ सकता है। ऐसे भी आर कौशिक का नाम आपको याद रखना, वो बहुत सारी ऐसे भी कई किताबें लिख चुके हैं स्पोर्ट पर्सन्स के ऊपर। तो ये किताबें आपके लिए एग्जाम में रोल प्ले करती हैं, खासकर 6 महीने साल भर तक तो बड़ा एक रोल प्ले करती हैं। उसके बाद फिर जो अगर कहा जाए इसका रोल थोड़ा कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन, आप 1 साल 2 साल 3 साल अलग अलग जितने साल तक तैयारी कर रहे हैं सब में आएगा। लड़कियों के लिए भारत की पहली फीफा टैलेंट एकेडमी कहाँ शुरू हुई है? ये हैदराबाद में शुरू हुई है, चूंकि लिखा हुआ है, ठीक है, वेयर्स इंडिया फर्स्ट फीफा टैलेंट एकेडमी फॉर गर्ल्स, और ओवरऑल में सेकंड है ना, ओवरऑल में सेकंड है और लड़कियों के लिए फर्स्ट है, तो हैदराबाद इसका आंसर है। ये दिख रहा है इंडिया सेकंड फीफा टैलेंट एकेडमी फर्स्ट फॉर गर्ल लॉन्च इन हैदराबाद, ये आएगा। इसमें दो क्वेश्चन है हमारे। पहला क्वेश्चन तो ऊपर दिख रहा है, द फर्स्ट एडिशन तेलंगाना स्पोर्ट कॉन्क्लेव, ये भी प्रश्न आ सकता है। अब चूंकि तेलंगाना लिखा तो बच्चा तो एक तुक्के में ही हैदराबाद मारे आएगा, लेकिन कई बार आ जाता है, कई बार अभी भी कई को कंफ्यूज है कि जो है वो हैदराबाद आंध्र की कैपिटल है, आज भी वही सोच रहे हैं, जबकि वो 10 साल के लिए कैपिटल थी, अब वो 10 साल कंप्लीट हो गए। तो फर्स्ट एडिशन तेलंगाना स्पोर्ट कॉन्क्लेव 2 अगस्त 2025 को यह हैदराबाद में हुआ था, यहाँ पर। और यहीं पर आपको दिख रहा है कि इंडिया सेकंड फीफा टैलेंट एकेडमी फर्स्ट फॉर गर्ल लॉन्च इन हैदराबाद, ये भी क्वेश्चन आपको आ सकता है, मुझे कुछ भी जो है वो आपको एग्जाम में आ सकता है। हो सकता है कि फर्स्ट जो अगर कहा जाए एडिशन ऑफ स्पोर्ट कॉन्क्लेव ऐसा करके कोई क्वेश्चन जो है वो लिंक करते हैं उसके ऊपर है। फिर अगले के ऊपर आ जाते हैं। अगला है, पहला ई स्पोर्ट शतरंज विश्व कप टूर्नामेंट किसने जीता? ये क्वेश्चन तो आप याद ही रखिएगा कि आ ही रहा, क्योंकि यहाँ पर ई स्पोर्ट वर्ड आ गया, ई कैपिटल कर लेना वैसे तो। ठीक है, अगर कहा जाए मैग्नस कार्लसन है, अली रेजा फिरोज को इन्होंने हराया। और ये क्वेश्चन इसीलिए आएगा क्योंकि अपने आप में पहला इवेंट ये लिखा हुआ है, अगर कहा जाए मैग्नस कार्लसन, अगर कहा जाए रिप्रेजेंटिंग द टीम लिक्विड टू फॉर्म द गोल्ड रियाद आफ्टर द डोमिनेंट परफॉर्मेंस अगेंस्ट द टीम डेस डेस डेस, यहाँ पर ये है। और बकायदा अगर आप इसके फोटो इंटरनेट पे देखोगे तो जैसे होता है ना कि ऑनलाइन मोड पे, जैसे वो आजकल एक मोबाइल में गेम आ गया है लूडो, तो जैसे हम लूडो खेलते हैं वैसे ये क्वेश्चन जो है वो आपके लिए हो सकता है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ये हो रहा है, इसीलिए क्वेश्चन आएगा। ये 2026 के एमपीपीएससी में 100% आएगा। देन आप कॉपी के अंदर ऐसे 2026 एमपीपीएससी रेड कलर के लिख लीजिए, प्रश्न आ रहा है, ऐसे लिख लीजिए तो आएगा ही आएगा। अगला है ये क्वेश्चन, अभी 4 महीने के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं, 6 महीने के लिए अगर आप तैयारी में हैं, 6 महीने का मतलब है तैयारी तो आप लंबी करोगे, बट जो अगर कहा आ जाए कि सपोज मान के चलिए कोई एग्जाम है आपका 6 महीने साल भर के अंदर, तब ये क्वेश्चन काम का है, क्योंकि इनमें लगातार क्या होता रहता है, बदलाव होता रहता है। ठीक है, इसमें लगातार जो अगर कहा जाए बदलाव होता रहेगा। इंटरनेशनल सोलर अलायंस में नंबर ऑफ कंट्रीज जो बढ़ रही है, अभी हाल फिलहाल में दिख रहा है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में 107वां सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया। तो मोल्डोवा जो है वो इसके अंदर मेंबर बन गया है, नया मेंबर है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये 5 अगस्त का प्रेस रिलीज है एएनआई का, कि विदेश मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि मोल्डोवा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य है। अब एक्चुअली ये क्यों हमारे लिए काम का क्यों है, ये भी समझ लेते हैं। हमारे लिए काम का इसलिए क्योंकि इंटरनेशनल सोलर अलायंस ऑपरेट होती है हमारे यहाँ गुरुग्राम से। ठीक है, हरियाणा में गुरुग्राम से ये ऑपरेट होती है। दूसरा कि 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से और फ्रांस के प्रयासों से इस सोलर अलायंस का गठन हुआ था। ठीक है, यानी इस इंटरनेशनल सोलर अलायंस को बनाने वाले भी हम हैं, नंबर 1।
दूसरा, इसका हेडक्वार्टर भी हमारे यहाँ है। तो चूंकि बनाने वाले हम हैं, हेडक्वार्टर हमारे यहाँ है, इसीलिए अगर कोई नया मेंबर जुड़ता है तो वो एग्जाम में हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। बस शर्त ये है कि एग्जाम में इम्पोर्टेंट कैसे हो सकता है कि अभी अगर 107वां है तो इम्पोर्टेंट है अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक। हो सकता है कि उसके बाद 108वां मेंबर आ जाए, हो सकता है 109वां मेंबर आ जाए, इस तरह से इसमें मेंबर बदलते रहते हैं। अब चूंकि मान के चलिए, इसमें एक और चीज है, स्टेटिक आएगा नहीं पर कॉमन सेंस है, क्योंकि फ्रांस और भारत ने बनाया तो उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? एक तो फ्रांस की हो गई यानी फ्रेंच। भारत के पास तो आपको मालूम है हर राज्य की अपनी लैंग्वेज, तो ओवरऑल हम काय में बात करते हैं? इंग्लिश में। तो फ्रेंच और इंग्लिश से जो है वो उसकी पूरी की पूरी मतलब जो डिसीजंस होते हैं वो इसमें किए जाते हैं। तो ये आपको प्रेस रिलीज दिख रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ट्वीट्स भी दिख रहे हैं, मुझे उसको बताने की जरूरत नहीं है कुछ ज्यादा। अगला क्वेश्चन भी वन लाइन का है। हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली एआई संचालित आंगनवाड़ी की शुभारंभ किया गया? ये महाराष्ट्र है। ये वन लाइन में, अगर आप फूड सेफ्टी ऑफिसर का एग्जाम तैयार कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए काम का है। वो फर्स्ट पेपर के 50 क्वेश्चंस में भी करंट अफेयर से लिंक होकर आ सकता है, क्योंकि सेकंड पेपर में आंगनवाड़ी एक टॉपिक के रूप में है। तो स्क्रीन पर अगर हम जाएं तो फडणवीस ने महाराष्ट्र के नागपुर में भारत की पहली एआई संचालित आंगनवाड़ी का शुभारंभ किया। जानिए क्या इसमें बच्चों के लिए क्या क्या है, वो हमें नहीं जानना है क्या क्या क्या। वो हमारे एग्जाम के लिए भी काम का जो है वो नहीं है। बट इतना है कि हाँ, जो अगर कहा जाए ये न्यूज में है तो इतना अपने को पता होना चाहिए, बाकी कुछ हमारे काम का नहीं है। हाल ही में सरकारी कर्मचारियों के लिए सेबेटिकल लीव योजना शुरू करने वाला पहला राज्य, ये भी हमारे लिए काम का नहीं है। लेकिन रफली सिक्किम, सेबेटिकल लीव का मतलब ही होता है, ऐसे भी हम लोग छुट्टी ले ही लेते हैं, ठीक है। दो तरह से छुट्टी है, सरकार ना दे तो लीव विदाउट पे भी ले लेते हैं, और ऐसे छुट्टी मिल जाती है तो आधी सैलरी मिलती है। हालांकि इसके लिए कोई सही सही कानून नहीं था, इन्होंने क्या करा कि अपने तरीके से जो अगर कहा जाए कानून बनाया है इसमें। तो पहला राज्य बन गया। तो आपको दिख रहा है कि सिक्किम देश का पहला, चूंकि पहला है इसलिए आप याद रख सकते। औपचारिक विश्राम अवकाश योजना है। इस अभूतपूर्व सुधार के तहत सरकार अपने कार्यबल विशेषज्ञ युवाओं और व्यक्तिगत मतलब सशक्त बनाएगा। तो इसमें लिखा हुआ है कि जो अगर कहा जाए कि ये नीति है अब लागू कर दी, 365 में से इतने इतने दिन की छुट्टी होगी, वो हमारे को में काम करे। मतलब आप दिमाग की मत करो। मैं, आपने कई बार देखा होगा सर, पढ़ते पढ़ते जो अगर कहा जाए मैं बीच में से हटा देता हूँ। जाना ही नहीं, जिस राह जाना नहीं उसके बारे में क्या बात करनी है। ठीक है, हमेशा याद रखिए, एक विद्यार्थी का सबसे पहला जो लक्ष्य होता है वो होता है शिक्षा के द्वारा जो है वो अपने, जो है वो अगर कहा जाए एग्जाम या गोल को फोकस करके एग्जाम क्वालिफाई कर। बेबुनियादी चीजों के ऊपर भटकने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बेबुनियादी हमेशा। एक चीज याद रखिएगा, ये एग्जाम में बहुत काम की। तो हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा अतुल्य भारत डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया? अब चूंकि अतुल्य भारत है तो मुझे बताने की जरूरत नहीं कि ये तो टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का टैगलाइन है, यानी पर्यटन मंत्रालय का। तो ये तो वन लाइन का, इसमें कुछ भी नहीं। हाल ही में 43वां लोकमान्य तिलक जो है, ये भी आपने पढ़ ही लिया होगा, नितिन गडकरी जी को दिया गया है यहाँ पर, और ये न्यूज में है। देखो इसमें समझाने वाला कुछ नहीं, समझाने वाले ऊपर क्वेश्चन जो है वो निकल गए जिनमें अप्रोच की जरूरत थी। हाँ, ये आपको पता होना चाहिए कि यार जो है अगर कहा जाए ये न्यूज में अभी है। हाल ही में किस मंत्रालय ने हॉट ऑन व्हील का पहला शुभारंभ किया? तो वस्त्र मंत्रालय ने किया। यहाँ पर अगर कहा जाए तो हार्ट ऑन व्हील, हार्ट का मतलब बाजार वाला हार्ट है ना, वो वाला हार्ट मत समझ लेना कोई। व्हील, चूंकि हथकरघा की कहानी व्हील से शुरू हुई। और हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि 7 अगस्त 1905 को जब स्वदेशी आंदोलन की कहानी का जन्म हुआ, उसके बाद से आज तक जो अगर कहा जाए हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। 2000 मतलब 25 में 11वां जो अगर कहा जाए आपने हथकरघा दिवस या हैंडलूम डे या स्वदेशी आंदोलन के दिवस के रूप में उसको सेलिब्रेट किया। ये प्रश्न जो है वो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कहीं ना कहीं, कुछ ना कुछ। तो 11वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह के तहत हार्ट ऑन, ठीक है, हार्ट ऑन व्हील का शुभारंभ। इसमें बकायदा में जो अगर कहा जाए बाजारों के माध्यम से जो हैंडलूम प्रोडक्ट हैं उनको बेचा जाएगा, और मतलब उनको पहचान दिलाने की कोशिश जो है वो की जाएगी। हम 11वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस जो है वो मना रहे हैं। ये हमारे लिए इतना काम का है यहाँ पर, यानी वर्तमान सरकार ने इसको जो है वो शुरू किया, बाकी कुछ नहीं। तो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि इस तरह से हमने कि एक वाहन लिया, वाहन के ऊपर एक एग्जीबिशन जैसा, यहाँ से आप चीजें खरीद भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। तो हार्ट यानी ये बाजार हो गया, व्हील मतलब गाड़ी, हार्ट ऑन व्हील, इससे इसको जो है वो ये नाम मिला।
हाल ही में किस मंदिर को देश का पहला पूर्णतः प्लास्टिक मुक्त मुक्त जो है वो काशी विश्वनाथ मंदिर बहुत ज्यादा अभी न्यूज में है, तो आपको दिख रहा है धाम में प्लास्टिक मुक्त मुक्त जो है वो यहाँ पर है। वन लाइन का है, आप ऐसे ही याद रख लो तो मुझे लगता है कि ठीक है, बाकी कुछ याद रखने की जरूरत नहीं। भारतीय राष्ट्रीय मेंस फुटबॉल टीम के कोच कौन है? ये भी अगर कहा जाए खालिद जमील। ये भी वन लाइन, बाकी सब भी फुटबॉल टीम के कोच रह चुके हैं, है ना। उससे इनके पहले जो अगर कहा जाए, ये जो है वो सावियो मेड्राइरा जो थे, इनके जस्ट पहले थे। अभी खालिद जमील को जो है वो अगर कहा जाए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। ऐसे भी धीरे धीरे हम फुटबॉल में एक नया युग जो है लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने खालिद जमील को भारतीय फुटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। 13 वर्षों बाद किसी भारतीय को यह जिम्मेदारी मिली है। वर्तमान में जमशेदपुर के एफसी के कोच जमील 107 उम्मीदवार में से चुना गया यहाँ ना। तो ये एक इम्पोर्टेंट आपके लिए वन लाइन का फैक्ट हो सकता है। ठीक है, बाकी कुछ नहीं। ग्रेट बैरियर रीफ सबको रटिए, जो पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आज से भी शुरू करें। इनको मालूम है कि ग्रेट बैरियर रीफ कोरल रीफ्स हैं, और लगातार जो अगर कहा जाए ब्लीचिंग के कारण ये नष्ट हो रहे हैं। टेम्परेचर बढ़ने के कारण, हम जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यूज करते हैं उनके कारण, इन सब के ब्लीच कारण इनको ब्लीच हो रहा है, और ये धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं यहाँ पर। तो ये एक बेसिक जो अगर कहा जाए मतलब प्रश्न जो है वो आपको एग्जाम में आ सकता है, बाकी और कुछ नहीं। अब देखिए, आपको लगा होगा इस पूरी कहानी में कि कई चीजों पे तो डिस्कशन ही नहीं किया। खालिद जमील क्या डिस्कशन किया? ठीक है, डिस्कशन उन प्रश्नों पे किया जाए जिनका महत्व एग्जाम में होता है। देखिए, मैं आपको एक छोटी सी 2 लाइन की स्टोरी से अपनी बात खत्म कर देता हूँ। वर्तमान समय में जो पढ़ाई है उसमें आपको इस बात का ज्ञान बहुत जरूरी है कि कहाँ आप अपने समय को यूटिलाइज करें, कहाँ उस समय को आपको उपयोग करना है, कहाँ खराब करना है, दोनों के बीच अंतर पता होना चाहिए। बहुत सरल सा है, हालांकि ये कोई एक वास्तविक स्टोरी नहीं है, एक काल्पनिक स्टोरी को बनाया गया है, तो उसको अपन समझने की कोशिश करते हैं। एक बार क्या होता है कि स्वामी विवेकानंद और उनके एक मित्र रहते हैं। आपको मालूम होगा स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन का एक अच्छा खासा लंबा समय विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो कन्याकुमारी के पास है वहां पर व्यतीत किया। तो स्वामी विवेकानंद और उनके एक मित्र हैं, वो विवेकानंद रॉक मेमोरियल, उस समय तो ये नाम नहीं था, पर वो एक रॉक के ऊपर जाते थे, वहां जाके वो मेडिटेशन किया करते थे। तो एक नाव वाला उनको वहां तक ले जाता था। उस जमाने में वो स्वामी विवेकानंद और उनके मित्र बैठते थे और नाव वाला लेके जाता था। जब नाव से उतरते थे तो नाव वाला उनको, विवेकानंद जी का जो आचरण था वो बहुत ही ज्यादा लिबरल था, तो इसलिए वो उनको प्रणाम करता था आते जाते। और विवेकानंद और उनके मित्र जो है वो 1 पैसा उस नाव वाले को दे देते थे। संभवतः 1 पैसा भी ठीक ठाक रहा होगा। अब साहब दे तो दिया। उनके मित्र को ये लगता था कि यार ये मेरी इज्जत नहीं करता नाव वाला, और जो विवेकानंद को ज्यादा बड़ा मानता, मतलब विवेकानंद को ज्यादा इंटेलिजेंट मानता। अचानक एक दिन, अब ध्यान समझिएगा जो लाइन में बोल रहा हूँ ये आपको करंट अफेयर्स और सब्जेक्ट के लिए काम के। अचानक एक दिन उनका मित्र गायब हो जाता, और 2 साल तक आता ही नहीं। 2 साल के बाद फिर वो मित्र आता है। विवेकानंद पूछते कि यार 2 साल से तुम थे नहीं, कहाँ चले गए? बोले, अरे ठीक है ऐसे ही। विवेकानंद कहते हैं कि चलो चलते हैं अपन जैसे मेडिटेशन के लिए, नाव वाले का इंतजार करते हैं, आ रहा है। तो विवेकानंद को बोलता है ठीक है यार विवेकानंद, तुम इंतजार करो, मैं जाता हूँ। के लिए जाता हूँ, के लिए हाँ। वो पानी पर पैदल चलते 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 उस तरफ पहुंच जाता है, और वहां जाके खड़े होकर विवेकानंद का इंतजार करता है। विवेकानंद जी, नाव वाला आता है, नाव वाले में नाव में बैठते हैं। वो नाव वाला उनको उतारता है, उस समय 1 पैसा उसको देते हैं। और 1 पैसा देने के बाद जैसे ही उतरते हैं उस समय, तो उनका मित्र उनसे एक सरल बात बोलता है, देखा विवेकानंद, 2 साल लगे मुझे पानी पर चलना सीखने के लिए, है ना। तो अब मुझे निर्भरता नहीं है किसी की। तो स्वामी विवेकानंद जो बोलते हैं वो आपकी तैयारी का एग्जाम्पल है, कि जिस कार्य को करने के लिए 1 पैसे की जरूरत थी उसमें तुमने अपने जीवन के बहुमूल्य 2 वर्ष व्यतीत कर दिए। ये काम तो 1 पैसे से हो सकता था। तो हम में से कई जो अगर कहा जाए योग एग्जाम की तैयारी करते हैं, पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो वो कार्डियोलॉजिस्ट बनने की कोशिश करते हैं। कई बार टीचर भी ये गलती कर रहे हैं, बच्चे को हार्ट की स्टडी करा रहे हैं तो हार्ट की स्टडी ऐसे करा रहे हैं जैसे उसको सर्जरी कराना है डिप्टी कलेक्टर बना के, कि तू भाई डॉक्टर नहीं है तो कम से कम तुम ही सर्जरी कर दो। आज बच्चे को अगर कोई टीचर जो अगर कहा जाए, या कोई खुद भी बच्चा भी, टीचर नहीं खुद भी अगर कहा जाए कि अगर मान के चलिए वो किसी गाड़ी का इंजन पढ़ रहा है तो ऐसे पढ़ रहा है जैसे मैकेनिक ही बनना है अपने,
अरे हम क्यों जा रहे हैं उस राह, तुम्हारे पास संसाधन रहेंगे ना जितनी चीजें हमारे, तो आप हमेशा याद रखिएगा कि कंप्यूटर खरीदने के बाद उसको फॉर्मेट करने सीखने की जरूरत नहीं। आप अपने आप को इतना कैपेबल बनाइए कि 200 रुपए में कोई भी गली गली में फॉर्मेट कर रहे हैं, 100 रुपए में कर रहे हैं कंप्यूटर फॉर्मेट आजकल। हम सोचेंगे कंप्यूटर खरीद लिया यार, अब ये खराब ना हो जाए, इसमें दिक्कत ना हो जाए, तो क्यों ना मैं फॉर्मेट करना सीख लूं, क्यों सीख लूं। हर चीज हर व्यक्ति को नहीं करना ना, अपने आप को उसके लिए कैपेबल बनाओ जो तुम्हें आगे बढ़े। संसाधन सब मिल जाएंगे तुमको अगर कहा। जरूरी नहीं कि तुम पायलट बन के ही प्लेन को उड़ा सकते हो। ठीक है, एक ऑफिसर बन के भी अपने ऑर्डर से कि हाँ भाई अब तुम जो है वो प्लेन नहीं उड़ा सकते, है ना, जरूर नहीं। तो हमेशा जीवन में इस बात का ध्यान रखिएगा कि शिक्षा के साथ भी है कि वर्तमान समय में इंटरनेट के ऊपर और इतने ज्यादा संसाधन है कि उन संसाधनों में से सबसे बेहतर और क्या हमारे लिए काम आने वाला है, उस रिलेवेंट कंटेंट तक आपको पहुंचना जरूरी है। क्या नहीं पढ़ना है ये बताने वाला जो है वो अगर कहा जाए ढूंढना है, क्या पढ़ना है इसके लिए तो जमाना पड़ा हुआ। आप किसी से पूछ लो कि भाई मुझे पॉलिटी तैयार करना है, लक्ष्मीकांत की बुक खरीद लो। मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हूँ ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा जिसने वो 1400 पेज की लक्ष्मीकांत की पूरी बुक पढ़ी हो। या चलो उसने 1400 पेज की लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ी हो, कहे कि हाँ साहब मैंने तो पढ़ ली पूरी, तो आज मैंने जो आर्टिकल 358 359 आपको बताया, आप में से कितनों को याद था कि 358 और 359 कैसे जो अगर कहा जाए सस्पेंड होगा क्या होगा, क्योंकि मेरे एक बच्चे ने मुझसे पूछा तो मैंने आंसर किया। तो इस बात का ध्यान रखिए आप सब कि पढ़ते समय जो है अगर कहा जाए इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखिए कि कौन सी चीज़ों को रिले लिंक करना है, कौन सी चीज़ें छोड़ना है, कौन से पढ़ना है बाकी चीज़ें। तो बहुत धन्यवाद। अगर मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, फूड सेफ्टी ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो एक बहुत अच्छा कोर्स है, मैं ही पढ़ाता हूँ, पूरा सुबह रहता है 5:30 to 7:30 डेली लाइव क्लास होती है। एमपीजी के अगर आप किसी भी एग्जाम का तैयार करना चाहते हैं तो गागर में सागर कोर्स है, मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, रिकॉर्डेड कोर्स है लेकिन टाइम टू टाइम करंट अफेयर्स और अन्य टॉपिक की क्लासेस में लेता हूँ इसमें। फाउंडेशन कोर्स भी बहुत सेचुरेटेड है, 5,000 रुपये का कोर्स है। और इसमें बकायदा आपको करंट अफेयर्स की भी पूरी क्लासेस मिल जाएंगी, 1 साल तक है। सबसे बड़ा इसका प्लस पॉइंट ये है कि इस कोर्स में जैसे ही पीएससी का नोटिफिकेशन आता है 2 से ढाई महीने में एक्स्ट्रा एफर्ट लगाकर जो रिवीजन कराता हूँ कि कम से कम 50-60 क्वेश्चन उन 2 ढाई महीनों के अंदर आपके तैयार हो जाए। तो वो भी आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, हेल्दी कोर्स है। तो बाकी तो आपके ऊपर है, आप जो भी तैयारी कर रहे हैं बने रहिए, ईमानदार रहिए, अपने पढ़ाई के प्रति डेडिकेट रहिए, निश्चित रूप से ईश्वर आपको सफलता दिलाएगा। धन्यवाद आप सभी को।